ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का आज की क्लास में स्वागत है। मैं राजकुमार सिंह, फैकल्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, आप सभी लोगों का आज की क्लास में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे डीसी मशीन की, जिसमें हम डीसी मोटर और डीसी जनरेटर के कॉन्सेप्ट की चर्चा करेंगे। और आज की जो वीडियो है वो उसी के लिए यूजफुल या लाभप्रद होगी जिन्होंने डीसी मशीन पहले पढ़ा हुआ है, मुझसे पढ़ा है या कहीं भी पढ़ा है। अगर पढ़ा है तभी आज की क्लास यूजफुल होगी, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से समझाने वाला नहीं हूं। मैं आपको इंफॉर्मेशन दूंगा, अलग अलग सूचनाएं, अलग अलग जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो की पॉइंट्स हैं, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, आए हुए हैं, उन्हीं सारे पॉइंट्स को मैं रिकॉल कराऊंगा आज, ताकि 25 से 30 मिनट में सारे पॉइंट्स आप रिकॉल कर लो। मैं अपने साथ जुड़ने वालों की बात करूं तो मेरे साथ विकास, मुकुल, अरविंद, धीरेन्द्र, रविंद्र, रत्नेश, नरेंद्र, प्रदीप, मुकेश, दीपक, सुरेंद्र कुमार, मनोज। आप सभी लोगों का स्वागत है आज की क्लास में। तो स्टार्ट किए जाए आज की क्लास डीसी मशीन। बाकी जो क्वेरीज आपकी हैं या जो कुछ आप कहना चाहते हैं वो सारी चीजें देखेंगे। अभी आज हम चर्चा करते हैं डीसी मशीन की। मंजीत शिबू को कहना है, सर जी नमस्कार, अपनी खुशी को छोड़ दिया उसे खुश देखने के लिए। अच्छा, अमित यादव, शिवम पटेल, जयप्रकाश कुशवाहा, श्रीकांत कुमार, AK पाल, प्रिंस कुमार, अरविंद यादव इलेक्ट्रीशियन, सुरेंद्र कुमार, सुजीत बाबू, देवाजी देवा, RP रॉय, प्रदीप कुमार, अरुण स्वामी, हरिकेश पाल, मधु मधेसिया, खुशबू सिंह, RP रॉय, महावीर मर्जी, प्रिंस कुमार, आप सभी लोगों का मैं मोहब्बत के साथ बाहें खोल करके स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आइए चर्चा करते हैं डीसी मशीन की। आप बिल्कुल अपने दिमाग को एकाग्रचित करके सुनना मैं क्या बोल रहा हूं या देखना मैं क्या लिख रहा हूं। अगर आपने डीसी मशीन पढ़ा हुआ है तो आपको समझ में जरूर आएगा। आइए देखते हैं डीसी मशीन। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि डीसी मशीन में प्रिंसिपल कौन सा लगता है, सिद्धांत कौन सा लगता है। तो मैं आपको बता दूं, डीसी मशीन आपकी दो प्रकार की हो सकती है। एक हो सकती है डीसी मोटर और एक हो सकती है डीसी जनरेटर। एक डीसी मोटर हो सकती है और एक डीसी जनरेटर हो सकती है। डीसी मोटर फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के सिद्धांत पे कार्य करती है और डीसी जनरेटर में फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। और डीसी जनरेटर में फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगता है, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगता है। देखिए, मोटर किस दिशा में घूमेगी, मोटर के केस में मोटर किस दिशा में घूमेगी वो दिशा पता करने के लिए हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हैं। और डीसी जनरेटर में जो करंट पैदा होगी जनरेटर में, वो करंट किस दिशा में पैदा होगी वो दिशा पता करने के लिए हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हैं। डीसी मोटर का सिद्धांत क्या है? ये तो दिशा पता करने के लिए दोनों नियम है। कौन सी दिशा, मोटर घूमेगी किधर, मोटर वो पता करेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। और जनरेटर में करंट किधर पैदा होगी, आपको पता है मोटर में आप इलेक्ट्रिकल इनपुट देते हो तो मैकेनिकल आउटपुट मिलता है, और जनरेटर में मैकेनिकल इनपुट देते हो तो इलेक्ट्रिकल आउटपुट मिलता है। ये कहानी मोटर और जनरेटर की हो गई। डीसी मोटर का सिद्धांत क्या है, किस प्रिंसिपल पे कार्य करता है? ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है? जब किसी धारावाही चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक फोर्स लगता है जिसकी वजह से घूमता है। व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, देन ए फोर्स acts on it and due to that force it rotates। यह सिद्धांत है डीसी मोटर का। और डीसी जनरेटर फैराडे के चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पे। रोटर आपका घूमता है, उससे फ्लक्स पास होता है, फ्लक्स बदलता है तो ईएमएफ आता है। तो फैराडे के चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और ये काम करता है कि जब किसी धारावाही चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उसमें एक बल लगता है। व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, देन ए फोर्स एक्ट्स ऑन इट। ये दोनों सिद्धांत है, ये दिशा पता करने के लिए है। डीसी मशीन की अगर हम बात करें, डीसी मशीन में स्टेटर के ऊपर जो वाइंडिंग होती है दुनिया उसको फील्ड वाइंडिंग बोलती है, और रोटर के ऊपर जो वाइंडिंग होती है उसको हम आर्मेचर वाइंडिंग बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? आर्मेचर वाइंडिंग। बात आई समझ में?
स्टेटर के ऊपर जो वाइंडिंग होती है उसको फील्ड वाइंडिंग, रोटर के ऊपर जो वाइंडिंग होती है उसको बोलते हैं आर्मेचर वाइंडिंग। अगर फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग के पैरेलल में लगी है तो उसको संट मशीन बोलते हैं, डीसी संट मोटर या डीसी संट जनरेटर। और अगर फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग के सीरीज में लगी है तो उसको सीरीज डीसी मशीन बोल सकते हैं, यानी सीरीज मोटर या सीरीज जनरेटर। और अगर फील्ड वाइंडिंग का कुछ हिस्सा आर्मेचर के पैरेलल में है और कुछ हिस्सा आर्मेचर के सीरीज में है तो उसको कंपाउंड जनरेटर या कंपाउंड मोटर बोल सकते हैं, डीसी कंपाउंड मोटर या डीसी कंपाउंड जनरेटर। ठीक है, तो यह निर्भर करता है कि फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग के पैरेलल में है या सीरीज में है, उस पर निर्भर करेगा कि मोटर आपकी या जनरेटर आपकी संट होगी या सीरीज होगी। बात आ रही समझ में या नहीं? अब हम बात करते हैं कि जो मोटर होता है और जनरेटर होता है। देखिए, जनरेटर में, डीसी जनरेटर में जो वोल्टेज पैदा होता है उसका फार्मूला होता है ईजी या ईए, आप इसको लिख सकते हो। ईए मतलब ईएम, आर्मेचर में जो ईएमएफ पैदा हुआ, जो वोल्टेज पैदा हुआ। ईजी मींस जनरेटेड ईएमएफ, जो वोल्टेज पैदा करता है आपका जनरेटर, उसका फार्मूला है एन पी जेड फाई बटे 60A, या इसे ही आप लिखते हो के फाई एन, जहां के कांस्टेंट हो जाता है। पी जेड अपॉन 60A को हमने नाम दे दिया के कांस्टेंट, तो एन फाई हो गया और के कांस्टेंट के फाई एन। ये ईएमएफ का फार्मूला है, यानी अगर ईएमएफ हम देखें तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई इंटू एन। आप यहां से लिखना चाहो तो लिख सकते हो E1 बटे E2 बराबर फाई 1 N1 बटे फाई 2 N2। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? सर एन क्या है? एन जिस स्पीड से आप रोटर को घुमा रहे हो, पी कितने पोल्स हैं आपके मशीन के अंदर, जेड टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर मींस चालकों की संख्या टोटल, 5 फ्लक्स पर पोल, एक पोल में कितना फ्लक्स आ रहा है, और ए नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, समांतर पथों की संख्या। तो ईएमएफ का फार्मूला हो गया एन पी जेड फाई अपॉन 60A, या ईएमएफ बराबर फाई इंटू एन। एन स्पीड है, जितना तेजी के साथ घुमाओगे उतना ज्यादा वोल्टेज, जितना फ्लक्स ज्यादा होगा उतना ज्यादा वोल्टेज पैदा होगा। यह कहानी थी आपकी जनरेटर की। और अगर मोटर की बात करूं मैं, तो मोटर में जो टॉर्क पैदा होता है, मोटर में टॉर्क पैदा होता है, जनरेटर में वोल्टेज पैदा होता है। जो टॉर्क पैदा होता है उसका फार्मूला होता है के इंटू फाई इंटू आई ए। के कांस्टेंट है, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई इंटू आई ए, जहां फाई क्या है? फ्लक्स पर पोल, आई ए क्या है? आर्मेचर में बहने वाली करंट। जितना ज्यादा फ्लक्स होगा उतना ज्यादा टॉर्क है, जितना ज्यादा आर्मेचर करंट उतना ही ज्यादा होगा टॉर्क। तो आप इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो T1 बटे T2 बराबर फाई 1 IA1 बटे फाई 2 IA2। आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो। बात आ रही समझ में या नहीं? अरे बोलो चिंटू। हाँ सर आ रही है। ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, पूछा हुआ है। डीसी मोटर में टॉर्क किस पे निर्भर करता है? केवल फ्लक्स पे, केवल आर्मेचर करंट पे, किस पे? दोनों पे। ठीक है, अब प्रश्न ये आता है कि डीसी मोटर अगर कोई है आपके पास, मान लीजिए आपके पास कोई डीसी मोटर है, मान लीजिए डीसी, मान लीजिए आर्मेचर वाइंडिंग है, ये ब्रश है आपके पास, ये आर्मेचर है, ये मान लीजिए फील्ड वाइंडिंग या संट वाइंडिंग, मान लीजिए कुछ भी, मान लीजिए संट मोटर, मान लीजिए इट संट मोटर। यहां पे आपने वोल्टेज दिया V, और यहां पे जो वोल्टेज आया आर्मेचर के क्रॉस उसको बोलते हैं EB। इसको बोलते हैं क्या है? बैक ईएमएफ बोलते हैं, बैक ईएमएफ या काउंटर ईएमएफ। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस RA, यहां से करंट चली I, कुछ करंट इधर चली जाएगी जिसको हमने नाम दे दिया IE आर्मेचर करंट, कुछ करंट इधर चली जाएगी जिसको हमने नाम दे दिया ISH, यानी संट फील्ड वाइंडिंग में जाने वाली करंट। ये फील्ड वाइंडिंग की करंट है, ये आर्मेचर वाइंडिंग है। फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग के पैरेलल में, इसलिए संट मोटर है, सप्लाई दिया, करंट आ रही है। सवाल यह आता है कि अगर आप ये चाहते हो कि डीसी मोटर में जो पावर है वो मैक्सिमम आए, तो उसके लिए क्या कंडीशन है? पावर डेवलप्ड शुड बी मैक्सिमम, तो उसकी क्या कंडीशन होनी चाहिए? तो अगर डीसी मोटर में आप मैक्सिमम पावर डेवलप करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो अधिकतम पावर पैदा करे आपका डीसी मोटर, तो उसके लिए शर्त यह है कि EB बराबर होना चाहिए V/2 के, यानी बैक ईएमएफ बराबर होना चाहिए हाफ ऑफ द सप्लाई वोल्टेज। यानी अगर सप्लाई वोल्टेज 240 है तो बैक ईएमएफ 240 का आधा होना चाहिए, यानी 120। अगर ये 400 है तो कितना होना चाहिए? 200। EB बराबर होना चाहिए V/2। ये शर्त है किस चीज की? अगर आप ये चाहते हो कि डीसी मोटर में मैक्सिमम पावर पैदा हो, और मैक्सिमम पावर जब पैदा होगी उस केस में एफिशिएंसी कितनी होती है? उस केस में एफिशिएंसी होती है 50% दक्षता।
When motor develops maximum power, the efficiency is 50%. When motor develops maximum power, what is the relation between supply voltage and back EMF? EV बराबर होना चाहिए V/2 के। ये कंडीशंस आपको याद रखनी है। नहीं याद रहेगा सर, नहीं याद रहेगा चिंटू तो भुगतोगे। अब सवाल ये आता है, सवाल क्या आता है, हमारे पास एक शंट फील्ड वाइंडिंग होती है, एक सीरीज फील्ड वाइंडिंग होती है। मान लीजिए आर्मेचर वाइंडिंग है, देखो ये फील्ड वाइंडिंग हो गई, ये शंट फील्ड वाइंडिंग है, और ऐसे ये आर्मेचर वाइंडिंग है, ये फील्ड वाइंडिंग है, ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग है, ये शंट फील्ड वाइंडिंग है, ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग है। दोनों में कंपैरिजन कई बार पूछने के लिए कहा देता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो जो शंट फील्ड वाइंडिंग है, शंट फील्ड वाइंडिंग, और इधर है सीरीज फील्ड वाइंडिंग, अगर हम इनमें थोड़ा सा तुलना करें तो शंट फील्ड वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस होता है वो ज्यादा होता है। शंट फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। रेजिस्टेंस ज्यादा होने का मतलब समझ रहे हो, R बराबर रो L बटे A। रेजिस्टेंस ज्यादा होने का मतलब एरिया कम होगा, एरिया कम होने का मतलब समझ रहे हो, रेजिस्टेंस ज्यादा मींस एरिया कम, एरिया इज स्मॉल, और एरिया इज स्मॉल का मतलब थिन टर्न, पतले टर्न होंगे, टर्न्स क्या होंगे, पतले, पतले टर्न्स होते हैं, यानी रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। और दूसरा, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होते हैं, मोर टर्न्स, टर्न्स की संख्या ज्यादा होती है। और सीरीज फील्ड वाइंडिंग की अगर आप बात करोगे तो इसका रेजिस्टेंस कम होता है। रेजिस्टेंस कम होने का मतलब आप समझ रहे हो, R बराबर रो L बटे A से अगर रेजिस्टेंस कम है इसका मतलब एरिया ज्यादा होता है। एरिया ज्यादा होने का मतलब इसके जो टर्न्स होते हैं वो मोटे होते हैं, मोटे होने का मतलब थिक टर्न्स होते हैं, और नंबर ऑफ टर्न्स जो होता है वो स्मॉल होता है, कम संख्या होती है, लेस टर्न। यानी सीरीज फील्ड वाइंडिंग जो होती है उसमें टर्न्स की संख्या कम और यहाँ पे टर्न्स की संख्या ज्यादा। सीरीज फील्ड वाइंडिंग होती है मोटी, यानी इसका रेजिस्टेंस होता है कम। शंट फील्ड वाइंडिंग होती है पतली, यानी इसका रेजिस्टेंस होता है ज्यादा। अरे बोलो मुकेश, सुरेंद्र, प्रदीप, रुस्तम, सिप्रा, एवरीवन। फिर अगला सवाल आपके पास है कि हमने टॉर्क का फार्मूला देख लिया, हमने टॉर्क का फार्मूला मोटर में और ईएमएफ का फार्मूला जनरेटर में देखा, उसके बाद कुछ और कंडीशंस हमने देख ली। अगर मैं कहूं लैप वाइंडिंग एक होती है और एक होती है वेव वाइंडिंग, एक होती है लैप वाइंडिंग, एक होती है वेव वाइंडिंग, दोनों में अगर अंतर पता करना हो तो ये अंतर काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला अंतर, लैप वाइंडिंग में जो समांतर पथ होते हैं वो पोल के हमेशा बराबर होते हैं, A बराबर P, समांतर पथ की संख्या बराबर नंबर ऑफ पोल, A बराबर P, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ बराबर नंबर ऑफ पोल, और वेव वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ यानी समांतर पथ की संख्या हमेशा 2 होती है। लैप वाइंडिंग की अगर आप बात करोगे तो लैप वाइंडिंग जो है ये यूज करते हैं हम किसके लिए, हाई करंट के लिए। अगर कहीं पे हाई करंट चाहिए होगी तो हम यूज करते हैं लैप वाइंडिंग को, और वेव वाइंडिंग को हम यूज करते हैं जहां पे हाई वोल्टेज चाहिए होता है। जहां हाई वोल्टेज पैदा करना हो वहां पे वेव, जहां पे हाई करंट पैदा करनी है वहां पे लैप वाइंडिंग यूज करते हैं। दूसरा, अगर हम लैप वाइंडिंग की बात करें और वेव वाइंडिंग की बात करें तो लैप वाइंडिंग में जो ब्रशेज की संख्या होती है, जो ब्रशेज की संख्या होती है, ब्रशेज की संख्या, ब्रश की संख्या जो होती है वो हमेशा बराबर होती है पोल्स की संख्या के, और यहाँ पे जो ब्रश की संख्या होती है, ब्रश की संख्या वो हमेशा बराबर होती है 2। यानी वेव वाइंडिंग में कुछ भी डेटा दे रखा हो ब्रश हमेशा 2 ही होंगी, और लैप वाइंडिंग में ब्रश की संख्या हमेशा ध्रुवों की संख्या के बराबर होगी। A बराबर हमेशा P होता है हाई करंट के लिए और हाई वोल्टेज के लिए। यहाँ पे हम इक्वलाइजर रिंग यूज करते हैं, इक्वलाइजर रिंग का इस्तेमाल करते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, समतुल्य कारक रिंग, जो भी बोलते हो, इक्वलाइजर रिंग का इस्तेमाल करते हैं। किस लिए, फॉर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्टेज, फॉर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज के एक समान वितरण के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, या बोल सकते हो टू स्टॉप द फ्लो ऑफ सर्कुलेटिंग करंट, टू स्टॉप द फ्लो ऑफ सर्कुलेटिंग करंट, या फॉर द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्टेज इक्वलाइजर रिंग इज यूज्ड। यहाँ पे नो नीड ऑफ इक्वलाइजर रिंग,
इक्वलाइजर रिंग की कोई जरूरत नहीं होती है, नो नीड ऑफ इक्वलाइजर रिंग। मगर यहाँ पे इक्वलाइजर रिंग यूज करते हैं। प्रश्न है अगर लैप और वेव कहाँ इक्वलाइजर रिंग यूज करते हैं, तो लैप में क्यों यूज करते हैं? वोल्टेज के एक समान वितरण के लिए, फॉर द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्टेज। यहाँ पे डमी क्वाइल का यूज नहीं करते हैं, नो नीड ऑफ डमी क्वाइल, नो नीड ऑफ डमी क्वाइल। मगर यहाँ पे डमी क्वाइल का यूज करते हैं, डमी मतलब मुर्दा, पुतला। डमी क्वाइल इज यूज्ड for mechanical balancing, dummy coil is used for mechanical balancing। मैकेनिकल बैलेंसिंग के लिए, मैकेनिकली संतुलित रखने के लिए हम डमी क्वाइल का इस्तेमाल करते हैं। तो डमी क्वाइल वेव में यूज करते हैं, लैप में नहीं। इक्वलाइजर रिंग लैप में यूज करते हैं, वेव में नहीं। बाकी ये सारी कहानी आपने देख ली। अगर क्वेश्चन आए कि एक वेल्डिंग जनरेटर है, एक वेल्डिंग जनरेटर है जिसको वेल्डिंग के पर्पज के लिए यूज किया जाना है, तो उसमें जो वाइंडिंग होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, लैप कनेक्टेड या वेव कनेक्टेड? भाई वेल्डिंग के पर्पज से हमें एक डीसी जनरेटर इस्तेमाल करना है कि जो डीसी वोल्टेज पैदा करे। एक जनरेटर यूज करना है, डीसी जनरेटर, जो कि डीसी वोल्टेज पैदा करे। तो वेल्डिंग के पर्पज से, वेल्डिंग के उद्देश्य से, तो कौन सी वाइंडिंग यूज करनी चाहिए? वेल्डिंग के दौरान हमको हाई करंट की जरूरत पड़ती है, वेल्डिंग के दौरान हमको हाई करंट की जरूरत पड़ती है। तो हमारा डीसी जनरेटर इस प्रकार का होना चाहिए जो हाई करंट पैदा कर पाए। और हाई करंट के लिए कौन सुटेबल है, लैप या वेव? हाई करंट के लिए लैप सुटेबल है। तो अगर आपको वेल्डिंग जनरेटर बनाना है तो उसमें वाइंडिंग कैसे होनी चाहिए, लैप कनेक्टेड। तो अगर वेल्डिंग जनरेटर अगर आपके पास है, वेल्डिंग के पर्पज के लिए कोई जनरेटर यूज करना है, तो उसकी जो वाइंडिंग होनी चाहिए वो होनी चाहिए कैसी, लैप कनेक्टेड। क्योंकि लैप कनेक्टेड में हमें हाई करंट मिलती है। बोलो, बात आ रही समझ में? चिंटू कह रहा सर रफ्तार कम रखो। रफ्तार कम होने का सवाल ही नहीं है चिंटू, आज की क्लास रफ्तार वाली ही क्लास है। सवाल ये आता है, जैसे देखो E बराबर N, बहुत ध्यान से देखना, NP/φ/60A होता है ना। अगर हम लैप की बात करें तो A हमेशा P के बराबर होगा, जितना A उतना P। A और P अगर बराबर होंगे तो कट जाएंगे। E कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा NZ/φ/60, होगा या नहीं? यानी अगर पोल की संख्या को मैं बढ़ाऊं या घटाऊं, ध्रुवों की संख्या को मैं बढ़ाऊं या घटाऊं, तो ईएमएफ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कब? अगर लैप कनेक्टेड है तो। लैप कनेक्टेड अगर आपकी डीसी मशीन है तो ध्रुवों की संख्या को 2 गुना कर दो, 4 गुना कर दो, ईएमएफ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों सर? अरे जितना पोल उतना ये 10 तो ये 10, ये 4 तो ये 4, ये 6 तो ये 6, कट जाएंगे दोनों एक दूसरे से, ई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वेव कनेक्टेड ही होता तो E बराबर NP/φ/60A। ए की वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 2 वेव में, तो रखो 2, तो E हो गया आपका NP/φ/120। तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। यहां पे E P पे डिपेंड करता है, यानी अगर ध्रुवों की संख्या को 2 गुना कर दोगे तो ईएमएफ 2 गुना होगा। कहां पे? वेव में, वेव कनेक्टेड डीसी मशीन में। अगर हमने कहा 4 पोल की डीसी मशीन थी, हमने 4 पोल से 8 पोल कर दिया, तो ईएमएफ पे क्या फर्क पड़ेगा अगर वेव कनेक्टेड है? अगर ध्रुवों को 2 गुना करोगे तो वोल्टेज 2 गुना होगा, ध्रुवों को 4 गुना करोगे तो वोल्टेज 4 गुना होगा। लेकिन कब? जब वेव कनेक्टेड होगा। और अगर लैप कनेक्टेड है तो ध्रुवों की संख्या को कितना बदल लो, 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना, पोल की संख्या को बदलने का कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं ईएमएफ के ऊपर। क्यों? क्योंकि यहाँ पोल है ही नहीं। क्यों सर? यहाँ तो है, अरे ये और ये हमेशा बराबर होंगे, कट जाएगा। बात आ रही समझ में? चिंटू, बड़े दिनों बाद मुलाकात हुई है आज। लॉकडाउन आपका बढ़ता चला जा रहा है, क्या किया जाए? नेक्स्ट कहानी देखिए जरा। अगर हम डीसी मोटर में ग्राफ देखें, डीसी मोटर में ग्राफ,
3 ग्राफ आपको मेनली पढ़ने होते हैं, ये जेई के सिलेबस में है, आईटीआई के सिलेबस में नहीं है। एन वर्सेस आईए, और अगर मान लीजिए पढ़ना चाह रहे हो आप तो पढ़ भी सकते हो। दूसरा ग्राफ होता है एन वर्सेस टी, और तीसरा ग्राफ है टी वर्सेस आई ए। ये 3 ग्राफ हैं, एन वर्सेस आई ए, स्पीड वर्सेस आई ए, एन वर्सेस टी और टी वर्सेस आई ए। अगर हम शंट मोटर के लिए ग्राफ बनाएं तो कैसा ग्राफ होगा? एन वर्सेस आई ए ग्राफ बनाते हैं हम तीनों के लिए। देखो ये एन है और ये आई ए है। अगर आप ग्राफ बनाओगे एन वर्सेस आई ए, चलो एक साथ ही बनाते हैं एक में ही, तो ये ग्राफ शंट के लिए कुछ ऐसे आता है, लीनियरली डिक्रीजिंग। थोड़ा सा शंट के लिए लीनियरली डिक्रीजिंग, थोड़ा सा डिक्रीमेंट होता है, आई ए बढ़ता है तो एन घटता है थोड़ा सा, यानी लोड बढ़ता है तो स्पीड थोड़ी सी घटती है, ये शंट के लिए। और अगर सीरीज की बात करें, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सॉरी, ये एन वर्सेज आई है। एन वर्सेज आई का ग्राफ अगर सीरीज के लिए ड्रॉ करना हो तो ऐसे होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, मैं एक ही में बनाता हूं तीनों ग्राफ, जरा तीनों का देखो जरा आप, आपने पढ़ा है तो आपको याद रहेगा। मैं एन वर्सेज आई ग्राफ बनाता हूं, सी, ये है आई ए और ये है एन। ठीक है, सन का ग्राफ कैसा था? थोड़ा सा डिक्रीज हो रहा था, लीनियरली डिक्रीजिंग। जैसे जैसे लोड बढ़ता है स्पीड थोड़ी सी कम होती है, बहुत थोड़ी सी, या लगभग कांस्टेंट मान सकते हैं। ठीक है, यानी लोड बढ़ने पे शंट मोटर में स्पीड लगभग कांस्टेंट बनी रहती है। सीरीज का ग्राफ कुछ ऐसे था। ठीक है, सीरीज कैसे था। अब दूसरा क्या बचा? शंट हो गया, सीरीज। कंपाउंड, कंपाउंड में दो टाइप होता है, क्यूमुलेटिव कंपाउंड और एक डिफरेंशियल कंपाउंड। तो क्यूमुलेटिव कंपाउंड का अगर आप बनाओगे वो कुछ, क्यूमुलेटिव कंपाउंड का अगर आप बनाओगे एन वर्सेज आइए, एन वर्सेज टी, टी वर्सेज आइए। अभी हम एन वर्सेज आइए बना रहे हैं। एन वर्सेज आइए, एन शंट का बना दिया, एक सीरीज का बना दिया, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और कंपाउंड मोटर आपने भी नहीं पढ़ा है। देखिए कंपाउंड मोटर क्या होती है। कंपाउंड मोटर में आपको मैंने बताया था कि अगर फील्ड वाइंडिंग का कुछ हिस्सा आर्मेचर वाइंडिंग के पैरेलल में है और कुछ हिस्सा सीरीज में है तो उसको बोलते हैं कंपाउंड मोटर। और कंपाउंड मोटर के दो टाइप होते हैं, एक होता है क्यूमुलेटिव और एक होता है डिफरेंशियल। एक होता है क्यूमुलेटिव, एक होता है डिफरेंशियल। अब अगर क्यूमुलेटिव और डिफरेंशियल में अंतर देखा जाए तो अगर सीरीज का फ्लक्स शंट के फ्लक्स को सपोर्ट करता है, ये कहानी है, अगर फाई एस एच प्लस फाई एस सी तो इसको बोलेंगे क्यूमुलेटिव। और अगर टोटल फ्लक्स आपका फाई एस एच माइनस फाई एस सी है तो इसको बोलेंगे डिफरेंशियल। और अगर टोटल फ्लक्स आपका फाई बराबर फाई एस एच प्लस फाई एस सी, ये कहानी आपको याद होगी कि अगर टोटल फ्लक्स शंट फ्लक्स और सीरीज फ्लक्स के योग के बराबर है तो इसको बोलेंगे क्यूमुलेटिव। और अगर टोटल फ्लक्स आपका शंट फ्लक्स में से सीरीज फ्लक्स को घटाने के बाद मिल रहा है तो इसको बोलेंगे डिफरेंशियल। अब ग्राफ अगर एन वर्सेज आईए का देखा जाए, यानी एक तरफ हमने आईए ले लिया, मींस लोड या लोड करंट, दूसरी तरफ स्पीड। तो पहला वाला जो ग्राफ है वो शंट के लिए हमने बनाया है कि जैसे जैसे आईए बढ़ेगा आपकी स्पीड घटेगी, स्पीड थोड़ी थोड़ी घटती है। तो आप ये बोल सकते हो कि जैसे जैसे लोड करंट बढ़ती है, लोड बढ़ता है तो स्पीड डिक्रीजेज स्लाइटली, या लगभग स्पीड को आप कांस्टेंट मान सकते हो। ठीक है, तो अगर हम लोड को बढ़ाएं या लोड करंट को बढ़ाएं तो स्पीड बहुत थोड़ी सी घटती है। और सीरीज के लिए अगर आप ग्राफ देखोगे तो सीरीज का ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। क्या होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब सीरीज शंट हो गया। अगर मान लीजिए डिफरेंशियल और कंपाउंड पूछ लिया जाए आपसे, डिफरेंशियल और कंपाउंड, तो डिफरेंशियल आपका ये होता है और डिफरेंशियल ये और क्यूमुलेटिव ये।
तो क्यूमुलेटिव वाला जो आपका होता है इट इज लाइक दिस, यहां पे ये क्यूमुलेटिव का मतलब अगर संट और सीरीज जुड़ रहे हैं, और डिफरेंशियल का मतलब अगर सन में से सीरीज घट रहा है। ये कैसे होता है डिटेल में जब आपको पढ़ाया होगा तो बताया होगा। और ये कहानी है कुछ डिफरेंशियल की, ये कहानी देखो। तो हमने एन वर्सेज आई ए का ग्राफ बना दिया, संट का भी, सीरीज का भी, क्यूमुलेटिव का भी और डिफरेंशियल का भी। इंपॉर्टेंट इसमें यह है, संट वाला और सीरीज वाला पूछेगा एन और आई ए के बीच का ग्राफ कैसा होगा। संट के लिए तो लीनियरली डिक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन होगा, और सीरीज के लिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। डिफरेंशियल का वही इधर से, क्यूमुलेटिव कैसे कैसे आया ये आपको बताया था मैंने, ठीक है। अब ये कहानी थी एन वर्सेज आई ए की। दूसरी कहानी अगर हम देखें एन वर्सेज आई ए के बाद एन वर्सेज टी, तो एन वर्सेज टी का जो ग्राफ होगा ये बिल्कुल वही होगा जो एन वर्सेज आई ए का होगा। एन वर्सेज टी का जो ग्राफ होगा ये बिल्कुल वही होगा जो एन वर्सेज आई ए का ग्राफ होगा। एन वर्सेज आई ए का ग्राफ आपने जो बना रखा है इसी के साथ में आप लिख दो एन वर्सेज टी। ये एन वर्सेज टी और एन वर्सेज आई ए में कोई चेंज नहीं होगा, तो आप एन वर्सेज आई ए याद रखिए, एन वर्सेज आई ए आप याद रखिए, एन वर्सेज टी सेम होगा। आपको बताया था एन वर्सेज टी और एन वर्सेज आई ए सेम होगा। अब आपका तीसरा वाला जो ग्राफ था वो था टी वर्सेज आई ए, टॉर्क वर्सेज आर्मेचर करंट। तो इसको कैसे याद रखोगे आप? याद क्या करना है आपको, तरीका मैंने बताया ही है। टी और आई ए के बीच का ग्राफ, देखिए टी वर्सेज आई ए। अगर आप संट के लिए देखोगे तो संट के लिए आपने पढ़ा है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, दिस इज संट, ठीक है, टी वर्सेस आई ए। सीरीज के लिए आपने देखा है कि पहले रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है फिर स्ट्रेट लाइन हो जाता है, यहां से यहां पैराबोलिक टाइप का होता है, पैराबोलिक नेचर का होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं पैराबोलिक, और फिर इसके बाद स्ट्रेट लाइन हो जाता है। ये आपको बताया था, यहां से यहां तक हमने सेचुरेशन को अवॉइड किया था, सेचुरेशन इज नॉट कंसीडर्ड, और सेचुरेशन मान लिया था, सेचुरेशन को कंसीडर किया था तो स्ट्रेट लाइन आ गया था। स्ट्रेट लाइन का मतलब टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए, और जब पैराबोलिक है तो इसका मतलब टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए स्क्वायर। अरे याद आ रहा होगा आपको टी बराबर क्या था, के फाई इंटू आई ए। अगर फाई को हम मान लें इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए, तो आई ए ये और आई ए इंटू आई ए स्क्वायर, तो टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए स्क्वायर। और अगर हम सेचुरेशन को अवॉइड कर दें, फाई को कांस्टेंट मान लें, तो क्या हो जाएगा, इसको छोड़ो, फिर टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए। अगर आपने फाई और के को कांस्टेंट मान लिया है तो ये आपका ग्राफ हो गया किसका, टी वर्सेस आई ए का। किसके लिए? ये हो गया ग्राफ आपका सीरीज के लिए, दिस इज फॉर सीरीज, यानी इस तरीके से सीरीज वाला ग्राफ आएगा, पहले ऐसे फिर ऐसे, लाइक दिस। कई बार सिर्फ आपको ऐसे भी दिख जाएगा तो भी मान सकते हो आप। ये सीरीज का हो गया, संट का। अब क्यूमुलेटिव और डिफरेंशियल का आपको बनाना है। अगर संट में सीरीज जोड़ दें तो क्यूमुलेटिव मिलेगा ऊपर, और संट में से सीरीज घटा दें, संट में से सीरीज घटा दें तो डिफरेंशियल, डिफरेंशियल आगे बीच में आएगा, ये हो जाएगा डिफरेंशियल। ये डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर और एक क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर, ये संट और ये सीरीज के लिए ग्राफ है, कब, टी वर्सेज आई ए का। ये हमने ग्राफ बनाया तीनों मोटर के लिए, एन वर्सेज आई ए, एन वर्सेज टी या टी वर्सेज आई ए के बीच में। बात आ रही समझ में? तो ये डीसी मोटर की कहानी थी, अलग अलग ग्राफ कैसे हम ड्रॉ करेंगे ये आपने देखा।
कैसे ये ड्रॉ करेंगे ये आपको बताया गया है जब आपको पढ़ाया गया है, तो आज वो सारी चीजें बताने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट नीड टू रिमाइंड द होल स्टोरी। आपको मैंने ये बताया था कि डीसी शंट मोटर जो होती है, डीसी शंट मोटर ये होती है क्या? डीसी शंट मोटर होती है कांस्टेंट स्पीड मोटर। इसको आप कांस्टेंट स्पीड मोटर बोल सकते हो। यानी अगर इसमें लोड बढ़ेगा, अगर इसमें लोड बढ़ेगा तो स्पीड बहुत थोड़ी सी घटेगी। स्पीड घटेगी मगर बहुत थोड़ी सी, स्पीड बहुत थोड़ी सी घटेगी। तो आप ये कह सकते हो लोड बढ़ेगा तो स्पीड बहुत थोड़ी सी घटेगी, या लोड बढ़ेगा तो स्पीड कांस्टेंट, स्पीड लगभग कांस्टेंट बनी रहेगी। कहने का ये मतलब है कि अगर इस लोड बढ़ाओगे तो स्पीड बहुत थोड़ी सी घटती है, और थोड़ी सी घटने को लगभग कांस्टेंट मान सकते हैं। तो एज द लोड इंक्रीजेज स्पीड डिक्रीजेज स्लाइटली, या स्पीड रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट। डीसी शंट मोटर एक कांस्टेंट स्पीड मोटर है। डीसी शंट मोटर कांस्टेंट फ्लक्स मोटर है। कैसा मोटर? कांस्टेंट फ्लक्स मोटर। उसके बाद अगर हम डीसी सीरीज मोटर की बात करें, डीसी सीरीज मोटर, तो डीसी सीरीज मोटर में क्या होता है? डीसी सीरीज मोटर में क्या होता है कि अगर आप इसको नो लोड पे कभी स्टार्ट करते हो तो इसकी स्पीड बहुत ज्यादा हो जाती है, बहुत हाई स्पीड से घूमने लगता है। नो लोड का मतलब आपने कोई लोड अभी नहीं लगाया है और आपने मोटर को ऑन कर दिया तो बहुत हाई स्पीड से घूमेगी मोटर, और जब बहुत हाई स्पीड से घूमेगी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण रोटर की वाइंडिंग उखड़ जाएगी, आपका मुंह भी तोड़ सकती है। तो डीसी सीरीज मोटर क्या है? डीसी सीरीज मोटर it is never started it is never started without load is connected to it. Never start DC series motor at no load. यानी its no load speed is very high. Its no load speed is very high, so never start it without connecting load. Never start it without connecting the load. इसलिए बिना लोड कनेक्ट किए इसको कभी स्टार्ट मत करो। तो क्वेश्चन आता है ऐसी कौन सी मोटर है जिसको कभी बिना लोड के स्टार्ट नहीं करते? नो लोड पे गलती से नहीं स्टार्ट करेंगे, मुंह तोड़ देगी आपका, बहुत हाई स्पीड पे घूमने लगती है। एट नो लोड द स्पीड बिकम्स इनफाइनाइट। द स्पीड बिकम्स इनफाइनाइट मींस अनंत हो जाती है, इसकी स्पीड बहुत ज्यादा हो जाती है नो लोड पे, डीसी सीरीज मोटर के केस में। दूसरा, डीसी सीरीज मोटर में जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो बहुत हाई होता है। स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है इज वेरी वेरी हाई, शुरुआती वाला घूर्ण बहुत ज्यादा होता है। तो स्टार्टिंग टॉर्क अगर बहुत ज्यादा होता है तो ऐसा कोई भी अनुप्रयोग, ऐसा कोई भी एप्लीकेशन जहां पे बहुत ज्यादा स्टार्टिंग टॉर्क की जरूरत पड़ती है वहां पे यूज करते हैं। जैसे ट्रेन में को सडनली एकाएक लेके जाना है, या क्रेन जिसको कोई लोड तुरंत उठाना है, तो ऐसी चीजें जहां पे किसी लोड को सडनली एकाएक खींचना होता है, चलाना होता है, जैसे ट्रेन हो गई या क्रेन वगैरह हो गया, वहां पे हम यूज करते हैं डीसी सीरीज मोटर का। तो स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ज्यादा होता है, नो लोड स्पीड बहुत ज्यादा होती है, इसलिए बिना लोड कनेक्ट किए हम इसको स्टार्ट नहीं करते हैं। अगर आप गलती करोगे बिना लोड कनेक्ट किए स्टार्ट करने की तो अगली बार स्टार्ट करने के लायक आप नहीं बचोगे। बात आ रही समझ में? आ नहीं? चिंटू कह रहा सर भगा के मत चलिए। अरे अब तक नहीं पढ़ा तो अब क्या पढ़ोगे? भगा रहा हूं क्या? जब भी डीसी मशीन पढ़ाई गई है, अगर आज आपको डीसी मशीन याद नहीं हुई अभी तक तो बंद करो तैयारी, जाओ झोला लेके घर, अपना झोला और बिस्तर लेके जाओ घर। डीसी मशीन इतने दिन पहले पढ़ाई गई है, चाहे वो आईटीआई का बैच हो, चाहे एसएससी जेई का, चाहे ऑल जेई बैच हो, और अगर आज आपको याद नहीं है तो दिस इज रिडिकुलस। अपने अंदर के इंसान को जगाओ, नहीं जागता है तो किसी भी तरीके से करके जगाओ। आइए आगे बात करते हैं। यह कहानी थी डीसी मोटर के ग्राफ की। अब आइए हम बात करते हैं डीसी जनरेटर के ग्राफ की। देखिए डीसी जनरेटर का ग्राफ तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। डीसी जनरेटर का ग्राफ अगर हम देखें, इसमें हम ग्राफ बनाएंगे, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स। एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब जो
लोड वोल्टेज और टर्मिनल वोल्टेज जो होता है, लोड वोल्टेज वर्सेस लोड करंट, लोड वोल्टेज वर्सेस लोड करंट। आप लोड वोल्टेज को VT टर्मिनल वोल्टेज का नाम दे सकते हो, वर्सेस लोड करंट को IL का नाम दे सकते हो, या टर्मिनल वोल्टेज को V का नाम दे दो, वर्सेस लोड करंट को IA का नाम भी आप दे सकते हो, क्योंकि IA लगभग बराबर IL होती। कोई भी जनरेटर ले लो आप, ध्यान से देखो आप, यह है आपकी फील्ड वाइंडिंग और ये कहानी है। जनरेटर है, जनरेटर का मतलब समझ रहे हो आप, जनरेटर का मतलब है आप इसको मैकेनिकल इनपुट देकर घुमाओगे। जब आप इसको मैकेनिकल इनपुट देकर घुमाओगे तो क्या होगा, ये वोल्टेज पैदा करेगा। मान लीजिए वोल्टेज पैदा किया, ये जब वोल्टेज पैदा करेगा तो यहाँ पे करंट आएगी IA, कुछ करंट इधर जाएगी, जो करंट इधर जाएगी वो क्या होगी ISH, और जो करंट इधर जाएगी वो करंट क्या होगी, मान लीजिए I। ये लोड लगा हुआ है, दिस इज योर लोड। लोड का मतलब जो चीज जिसको इलेक्ट्रिकल पावर चाहिए, इसमें जो करंट जाएगी दैट इज IL। ठीक है, तो IL करंट इधर चली गई और ISH इधर चली गई IA में से। अब आने वाले करंट में से कुछ करंट इधर कुछ करंट इधर, मगर हमने बताया है कि सन फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है तो इसमें जाने वाली करंट बहुत कम होती है। तो अगर आने वाली करंट का बहुत कम हिस्सा इधर गया, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो ज्यादा से ज्यादा करंट इसी तरफ जाएगी, और जब ज्यादा से ज्यादा करंट इसी तरफ जाएगी तो क्या होगा, हम इस वाले करंट को नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो आप ये बोल सकते हो IA लगभग बराबर है IL के, यानी लोड में जाने वाली करंट IL और लोड का वोल्टेज, लोड के वोल्टेज को हमने VT नाम दे दिया, टर्मिनल वोल्टेज, किनारे वाला वोल्टेज। तो VT वर्सेस IL, या ये लोड का वोल्टेज V नाम दे दे, और IA, भाई IA लगभग IL के बराबर है। तो जो ग्राफ होता है वो एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। देखिए ग्राफ बनाना आपके एग्जाम में उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, मगर फिर भी मैं बना रहा हूं। देखिए दिस इज योर VT एंड दिस इज योर IL, IL या फिर I कह दो आप। देखो ये है आपका लेवल कंपाउंड, लेवल कंपाउंड, और ये है आपका ओवर कंपाउंड, ये है आपका अंडर कंपाउंड, ये है आपका संट, ये है आपका सीरीज, नहीं सीरीज ये नहीं है, ये है आपका डिफरेंशियल, ये है आपका डिफरेंशियल। और सीरीज कुछ इस तरीके से था, ये मान लीजिए सीरीज है। ये ग्राफ बनाया है, ओवर, लेवल, अंडर, संट, डिफरेंशियल, फिर सीरीज। इस ग्राफ से जो निष्कर्ष निकलेगा वो निष्कर्ष इंपॉर्टेंट है, इस ग्राफ से जो निचोड़ निकलेगा वो इंपॉर्टेंट है। कौन सा निचोड़ सर, देखो इससे जो निचोड़ निकलेगा वो निचोड़ इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला हमने कहा, देखो यहां पे आपको समझाया होगा नो लोड वोल्टेज क्या है। देखो यहां पे जब IA या IL, इसको IL कह दो, या लगभग बराबर है IA बराबर 0 पे जो आपका वोल्टेज है उसको बोलते हैं नो लोड वोल्टेज। जैसे ये नो लोड वोल्टेज है, ये नो लोड वोल्टेज है सीरीज के लिए, और इसको हमने मान लिया एक पर्टिकुलर आर्मेचर करंट लिया IA, मान लीजिए फुल लोड आर्मेचर करंट है। इस फुल लोड आर्मेचर करंट पे जो आपका वोल्टेज होगा, ये इस फुल लोड आर्मेचर करंट पे जो आपका वोल्टेज होगा दैट इज दिस वन, इसको बोलेंगे फुल लोड वोल्टेज। तो आप देख सकते हो कहां पे नो लोड वोल्टेज ज्यादा, कहां पे फुल लोड वोल्टेज कम है। जैसे ओवर में देखो नो लोड वोल्टेज कम, फुल लोड वोल्टेज ज्यादा, लेवल में नो लोड वोल्टेज फुल लोड वोल्टेज बराबर, अंडर में नो लोड वोल्टेज ज्यादा फुल लोड वोल्टेज कम, संट में नो लोड वोल्टेज ज्यादा फुल लोड वोल्टेज कम, डिफरेंशियल में नो लोड वोल्टेज ज्यादा फुल लोड वोल्टेज कम, सीरीज में नो लोड वोल्टेज कम फुल लोड वोल्टेज ज्यादा। तो आपसे मैंने ये कहा था कि वोल्टेज रेगुलेशन होता क्या है, वोल्टेज रेगुलेशन होता है नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज बटे फुल लोड वोल्टेज। परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। जहां पे नो लोड वोल्टेज ज्यादा फुल लोड वोल्टेज कम, वहां वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव, जहां ये ज्यादा ये कम, वो वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव। हमने आपको बताया था ओवर कंपाउंड में और सीरीज में वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव होता है। क्या होता है चिंटू, नेगेटिव। और लेवल कंपाउंड में वोल्टेज रेगुलेशन होता है 0। बाकी जितने बच गए, जो बच गए, जैसे
अंडर कंपाउंड बच गया, और आपका डिफरेंशियल कंपाउंड बच गया, उन सब में वोल्टेज रेगुलेशन जो होगा पॉजिटिव होगा। अब ओवर और सीरीज में वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव क्यों? ओवर में नो लोड वोल्टेज कम, फुल लोड वोल्टेज ज्यादा। ये फुल लोड करंट है, मान लीजिए इस फुल लोड करंट पे जो वोल्टेज है वो फुल लोड वोल्टेज ज्यादा, नो लोड वोल्टेज कम है। ऐसे सीरीज में नो लोड वोल्टेज कम, फुल लोड वोल्टेज ये ज्यादा। तो जहां वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव है इसका मतलब ये वोल्टेज कम है, वोल्टेज ज्यादा। ओवर और सीरीज में वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम बताया था, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव। लेवल में नो लोड वोल्टेज फुल लोड वोल्टेज बराबर होता है, इसलिए वोल्टेज रेगुलेशन 0। बाकी जितने बच गए तो जितने बच गए वो ज्यादा है, तो उसको मत याद करो, बस याद रखो ओएनएस नेगेटिव, लेवल में 0, बाकी सब में पॉजिटिव। जहां वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव इसका मतलब ये ज्यादा ये कम, जहां वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव ये कम ये ज्यादा। अब वोल्टेज रेगुलेशन कहां प्लस कहां माइनस हो तो आपने देख लिया। सबसे ज्यादा कहां होता है वोल्टेज रेगुलेशन? प्लस और माइनस से नहीं लेना है, अंतर कितना है सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा वोल्टेज रेगुलेशन जिसका होगा वो सबसे खराब होगा। हमें नहीं पता, हमें ये नहीं पसंद कि अगर वोल्टेज रेगुलेशन ज्यादा हो। अगर वोल्टेज रेगुलेशन ज्यादा है तो अच्छी बात नहीं, हम चाहते हैं वोल्टेज रेगुलेशन जितना कम हो उतना अच्छा। आइडियली वोल्टेज रेगुलेशन 0 होना चाहिए, और प्रैक्टिकली जितना कम हो उतना अच्छा। तो वोल्टेज रेगुलेशन की अगर बात करोगे तो यहां नेगेटिव, यहां 0, बाकी जितने बच गए का मतलब ये हो गया आपका लेवल, अंडर, शंट और डिफरेंशियल। वर्स्ट वोल्टेज रेगुलेशन कहां पे होता है? वर्स्ट वोल्टेज रेगुलेशन होता है सीरीज जनरेटर में, डीसी सीरीज जनरेटर। सीरीज का मतलब डीसी सीरीज जनरेटर, जनरेटर की कहानी है ये, डीसी सीरीज जनरेटर। जो पिछला एसएससी जे बीता है उसमें शायद आया हुआ था ये क्वेश्चन। और कितना होता है? लगभग -90 या -95% के आसपास, करीब -95% के आसपास होता है। वोल्टेज रेगुलेशन कितना? 95। बहुत ज्यादा है, कम होना चाहिए था, 0 होना चाहिए था। 2-4% होता तो हम बर्दाश्त कर ले जाते, इतना ज्यादा है। आ रही बात समझ में? देखो इसको, और कोई दिक्कत हो तो बताओ। फिर सवाल आता है कि एक डीसी मोटर के घूमने की दिशा को अगर हम बदलना चाहें तो कैसे बदल सकते हैं? हाउ यू कैन रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ रोटर, हाउ यू कैन रिवर्स द रोटेशन ऑफ ए रोटर। कैसे बदल सकते हैं रोटर के घूमने की दिशा? तो डीसी मोटर के केस में, चाहे डीसी शंट मोटर हो, चाहे सीरीज हो, चाहे कंपाउंड हो, कैसी भी मोटर हो, डीसी मोटर में अगर मोटर के घूमने की दिशा बदलनी है, या तो आप फील्ड वाइंडिंग को रिवर्स कर दो, अकेले फील्ड वाइंडिंग के कनेक्शन को क्या कर दो, उल्टा, सिर्फ फील्ड वाइंडिंग को, या आर्मेचर कनेक्शन को, टर्मिनल को उल्टा कर दो। आर्मेचर टर्मिनल को क्या कर दो, उल्टा। आर्मेचर वाइंडिंग जो है ना उसके टर्मिनल को क्या कर दो, उल्टा। या तो इसको उल्टा करो या तो इसका, दोनों को एक साथ उल्टा करोगे तो मोटर के घूमने की दिशा नहीं बदलेगी। आइदर रिवर्स फील्ड वाइंडिंग टर्मिनल और रिवर्स आर्मेचर वाइंडिंग टर्मिनल। डोंट रिवर्स फील्ड वाइंडिंग एंड आर्मेचर टर्मिनल टुगेदर, अदरवाइज द डायरेक्शन विल बी सेम। बात आ रही समझ में? डायरेक्शन क्या रहेगी? सेम रहेगी। अगर आपने इसको एक साथ रिवर्स किया तो डायरेक्शन सेम रहेगी, या तो इसको रिवर्स करो या तो इसको रिवर्स करो। अगर आपने सप्लाई टर्मिनल को रिवर्स कर दिया, सप्लाई टर्मिनल की पोलैरिटी को उल्टा कर दिया, सप्लाई टर्मिनल की पोलैरिटी को रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया, तो मोटर की घूमने की दिशा बदलेगी क्या? नहीं बदलेगी। सप्लाई टर्मिनल को उल्टा कर दोगे, सप्लाई प्लस माइनस को माइनस प्लस कर दोगे तो मोटर की घूमने की दिशा नहीं बदलेगी। फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग दोनों को उल्टा कर दोगे तो मोटर की घूमने की दिशा नहीं बदलेगी। अकेले फील्ड वाइंडिंग को उल्टा करो या अकेले आर्मेचर वाइंडिंग को उल्टा करो, दोनों को उल्टा करोगे तो कुछ नहीं होगा। दोनों को उल्टा करोगे तो कुछ नहीं होगा। ये शंट के लिए कि सीरीज के लिए है सर? ये शंट और सीरीज दोनों के लिए है। चलिए, एक चीज आपको डीसी मशीन में पढ़ाई थी, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल एंगल में रिलेशन। तो थीटा ई बराबर P/2 इंटू थीटा एम।
थीटा ई बराबर पी बाई 2 इंटू थीटा एम। जरा पी क्या है? पी है नंबर ऑफ पोल, थीटा ई क्या है? इलेक्ट्रिकल एंगल, थीटा एम क्या है? मैकेनिकल एंगल। अगर पी की जगह पे 2 रख दिया तो थीटा ई बराबर क्या हो जाएगा? 2/2 इंटू थीटा एम, कट गया, थीटा ई बराबर थीटा एम। इट मींस इफ देयर आर 2 पोल्स इन योर डीसी मशीन देन इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल एंगल विल बी इक्वल। ऐसे क्वेश्चन आएगा कि मैकेनिकल एंगल दे रखा है 60 डिग्री, नंबर ऑफ पोल दे रखा है 4, तो इलेक्ट्रिकल एंगल बताओ। तो इलेक्ट्रिकल एंगल हो जाएगा p/2 मींस 4/2 इंटू थीटा एम मींस 60 डिग्री। 2 गुणे 60 120। क्वेश्चन आता है कि कितने ध्रुवों की संख्या के लिए, फॉर हाउ मेनी नंबर ऑफ पोल्स इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल एंगल्स आर इक्वल, इफ देयर आर 2 पोल्स देन इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल एंगल विल बी बराबर, विल बी इक्वल। बात आ रही समझ में? क्या है इलेक्ट्रिकल, क्या है मैकेनिकल एंगल? ये कहानी आपने पढ़ रखी है। आइए फिर बात करते हैं जरा डीसी मोटर के स्टार्टर की। डीसी मोटर स्टार्टर, हमको पता है कि जब शुरुआत में मोटर होती है, शुरू में जैसे आपने स्विच ऑन किया तो शुरू में मोटर बहुत ज़्यादा करंट लेती है, आर्मेचर करंट क्या होती है? बहुत ज़्यादा। लेकिन जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है करंट घटती जाती है। एक डीसी मोटर अगर है, स्विच ऑन करोगे आप तो शुरू में बहुत ज़्यादा करंट लेती है और उस ज़्यादा करंट से ज़्यादा I² R लॉस होगा। ये सारी चीज़ें हम नहीं चाहते हैं। कई बार मोटर आपकी डैमेज भी हो सकती है ज़्यादा I² R लॉस की वजह से। तो शुरू में जो मोटर ज़्यादा करंट लेती है उसको हम रोकना चाहते हैं और इसके लिए हम स्टार्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो डीसी मशीन में या डीसी मोटर में स्टार्टर का हम इस्तेमाल करते हैं। क्या करता है स्टार्टर? जो सप्लाई से आने वाली करंट है शुरुआत के टाइम पे उसको कंट्रोल करता है। अदरवाइज ज्यादा करंट आएगी तो ज्यादा करंट से ज्यादा I² R लॉस होगा, ज्यादा लॉस से ज्यादा हीट आएगी, मोटर आपकी डैमेज हो सकती है। ठीक है। आलोक कुमार बोल रहे हैं सर कंपाउंड मोटर में तो सीरीज और शंट दोनों को एक साथ करना होगा। बिल्कुल। अगर हमने कहा कि फील्ड वाइंडिंग को रिवर्स करो तो अगर कंपाउंड मोटर है तो शंट फील्ड वाइंडिंग के टर्मिनल को भी उल्टा करोगे और सीरीज के टर्मिनल्स को भी उल्टा करोगे, तभी तो फ्लक्स नेगेटिव होगा। ठीक है। डीसी मोटर स्टार्टर की अगर हम बात करें तो आप मोटे मोटे तौर पे ये जानिए, डीसी सीरीज मोटर में हम यूज करते हैं 2 पॉइंट स्टार्टर। डीसी सीरीज मोटर में हम यूज करते हैं 2 पॉइंट स्टार्टर। डीसी शंट मोटर में हम यूज करते हैं क्या? 3 पॉइंट स्टार्टर। और कंपाउंड मोटर में हम यूज करते हैं 4 पॉइंट स्टार्टर। सीधी सीधी कहानी कहें तो, या अगर ये कह दिया जाए सीधे सीधे कि 2 पॉइंट स्टार्टर कहां यूज करते हैं, तो 2 पॉइंट स्टार्टर मेनली डीसी सीरीज मोटर में यूज करते हैं। 3 पॉइंट स्टार्टर कहां यूज करते हैं? ये शंट मोटर में यूज करते हैं मेनली। कभी कभी कंपाउंड में भी साथ साथ यूज कर लेते हैं, मेनली शंट या साथ साथ कंपाउंड भी। तो अगर एक ही ऑप्शन टिक करना हो तो शंट टिक करेंगे, या शंट एंड कंपाउंड दोनों दे रखा है तो शंट एंड कंपाउंड दोनों टिक कर लीजिए। और अगर 4 पॉइंट स्टार्टर दे रखा है तो फिर आप कंपाउंड मोटर टिक करोगे, या कभी कभी शंट के लिए भी यूज कर लेते हैं। तो 4 पॉइंट स्टार्टर मेनली कंपाउंड के लिए यूज किया जाता है, या कभी कभी शंट के लिए भी यूज कर लेते हैं। तो अगर कंपाउंड और शंट में से किसी एक को चुनना हो तो कंपाउंड, दोनों ऑप्शन दे रखो ये और ये बोथ, तो दोनों को चूज कर लोगे। 3 पॉइंट स्टार्टर में ये और ये दोनों दे रखा है तो दोनों को चूज कर लोगे आप। अगर एक दे रखा है दोनों में से कोई एक ही टिक करना है तो शंट। 2 पॉइंट सीरीज, 3 पॉइंट शंट, 4 पॉइंट कंपाउंड। फिर सवाल आता है कि एक डीसी मोटर है हमारे पास, उसकी स्पीड को कंट्रोल करना है। डीसी मोटर की स्पीड को कंट्रोल करना है तो क्या करेंगे? हाउ यू विल कंट्रोल द स्पीड? हाउ यू विल कंट्रोल द स्पीड? सर आपकी स्पीड कैसे कंट्रोल करेंगे? डीसी मोटर की स्पीड कंट्रोल करना तो हमने पढ़ा है, आपकी स्पीड कैसे कंट्रोल होगी? मेरी स्पीड कंट्रोल नहीं होने वाली है चिंटू। देखिए, स्पीड कंट्रोल की अगर बात की जाए, अगर हम शंट मोटर की बात करें तो हमारे पास एक तो होता है आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड। आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड बहुत ध्यान से देखना आप।
आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड में हम क्या करते हैं, इसमें हम आर्मेचर सर्किट के सीरीज में रेजिस्टेंस लगाते हैं, आर्मेचर सर्किट के सीरीज में रेजिस्टेंस लगाते हैं। इससे आपकी जो स्पीड होती है वो घटती है, यानी स्पीड आपको बेस स्पीड से कम मिलेगी। जो नॉर्मल स्पीड थी रेजिस्टेंस लगाए उससे स्पीड कम ही होगी, तो स्पीड घटती है। इसमें आपकी जो स्पीड होती है एन, वो कम होती है बेस स्पीड। बेस स्पीड वो स्पीड होती है जो आपको तब मिलती है जब आपने कोई इंतजाम नहीं किया है, कोई रेजिस्टेंस वगैरह कहीं नहीं लगाया है। बिना कोई रेजिस्टेंस कहीं लगाए जो स्पीड मिलती है दैट इज बेस स्पीड, और रेजिस्टेंस लगाने के बाद जो स्पीड मिलती है दैट इज एन। ये स्पीड जो होती है इससे कम होती है। इसमें आपको जो टॉर्क मिलता है वो कांस्टेंट मिलता है, यानी दिस इज कांस्टेंट टॉर्क। ये तीन चीजें याद रखनी है आपको। टॉर्क कांस्टेंट मिलता है, स्पीड बेस स्पीड से कम मिलती है, यानी अगर आप आर्मेचर सर्किट में रेजिस्टेंस लगाओगे तो स्पीड घटती है, और आर्मेचर सर्किट के सीरीज में रेजिस्टेंस लगाते हैं, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस लगाओगे स्पीड उतनी ज्यादा घटेगी। ये आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड था। दूसरा था फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड या फील्ड कंट्रोल मेथड। फील्ड कंट्रोल मेथड या फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड, इस मेथड में मैंने आपको बताया था क्या, इसमें हम फील्ड वाइंडिंग के सीरीज में, फील्ड वाइंडिंग के सीरीज में रेजिस्टेंस लगाते हैं। ए रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज, ए रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द फील्ड वाइंडिंग। और इस मेथड में जो स्पीड होती है ना वो बेस स्पीड से ज्यादा होती है, एन इज ग्रेटर देन एन बी, यानी स्पीड बढ़ती है। यानी अगर हमने कोई इंतजाम नहीं किया, कहीं पे कोई रेजिस्टेंस नहीं लगाया, तब जो स्पीड है उसको एनबी नाम दिया, बेस स्पीड। और अगर रेजिस्टेंस आपने लगा दिया फील्ड वाइंडिंग में, शंट फील्ड वाइंडिंग में, तो स्पीड बढ़ जाएगी। और इसमें पावर कांस्टेंट मिलती है आपको, पावर कांस्टेंट मिलती है, इट इज ए कांस्टेंट पावर ड्राइव। ये तीन ऑब्जेक्टिव, 6 ऑब्जेक्टिव आपके सामने लिख दिया गया। तो आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल में टॉर्क कांस्टेंट होता है, फील्ड कंट्रोल मेथड या फील्ड वीकनिंग मेथड या फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड में पावर कांस्टेंट होती है। एन इज ग्रेटर देन एन बी, एन इज लेस देन एन बी। बोलो रवि गुप्ता। ये शंट के लिए। और एक मेथड था आपके पास आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड, आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड, या जिस इसी का एक हिस्सा है वार्ड लियोनार्ड मेथड। वार्ड लियोनार्ड मेथड इसी का क्या है, हिस्सा। वार्ड लियोनार्ड मेथड में क्या करते हो आप, स्पीड को बढ़ा भी सकते हो, स्पीड को घटा भी सकते हो। एक ही मेथड के अंदर आप स्पीड को बढ़ा भी सकते हो और स्पीड को घटा। अकेले इस मेथड में स्पीड बढ़ नहीं सकती, स्पीड घटेगी। अकेले इस मेथड में स्पीड, इसमें स्पीड बढ़ नहीं सकती, घटेगी। इसमें स्पीड घट नहीं सकती, बढ़ेगी। लेकिन इस मेथड में स्पीड बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो, घटाना चाहो तो घटा सकते हो। मान लो मोटर 1000 आरपीएम पे रन करे, आपको 1200 पे पहुंचाना है, पहुंचा दो, कर सकते हो। 1000 आरपीएम पे मोटर रन करिए, 800 आरपीएम पे करना है, कर सकते हो। ये दोनों काम कर लेगा। ये 1000 से 800 आरपीएम पे तो ले आ सकता है, 1200 पे नहीं ले जा पाएगा। 1000 से 1200 तक ले जा सकता है, 1000 से 800 पे नहीं ले आ पाएगा। मगर ये 1000 से 800 पे भी जा सकता है, 1000 से 1200 पे भी जा सकता है। यानी बिलो द बेस स्पीड एज वेल एज अबव द बेस स्पीड, बिलो द बेस स्पीड एज वेल एज अबव द बेस स्पीड, दोनों तरीके से स्पीड कंट्रोल पॉसिबल है। ये वाइड रेंज ऑफ स्पीड कंट्रोल देता है, बहुत ही सेंसिटिव मेथड है। और ये स्पीड कंट्रोल देता है इन द रिवर्स डायरेक्शन आल्सो, यानी मोटर जिस दिशा में घूम रही है उस दिशा में स्पीड को घटाना बढ़ाना हो तो कर ही सकते हो आप। उसको उल्टी दिशा में घुमा के भी स्पीड को कम ज्यादा कर सकते हो। यानी इधर मोटर घूम रही, पहले उसको उल्टा घुमाओ और उसकी उल्टी दिशा जब मोटर घूमने लगी तो स्पीड को कम ज्यादा करना चाहो तो कर सकते हो। तो स्पीड कंट्रोल इज पॉसिबल इन बोथ द डायरेक्शन, इन रिवर्स डायरेक्शन आल्सो या इन आइदर डायरेक्शन आल्सो। ये कहानी है आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड की। उसके बाद अगर डीसी सीरीज मोटर की बात की जाए, डीसी सीरीज मोटर में अगर स्पीड कंट्रोल की बात की जाए, सीरीज मोटर में, डीसी सीरीज मोटर में अगर हम स्पीड कंट्रोल की बात करें तो इसमें आपको बताया था डाइवर्टर फील्ड कंट्रोल। ये आपको समझ में आ रहा होगा कि जो फील्ड वाइंडिंग थी इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा दिया था जो वेरिएबल था, इसी रेजिस्टेंस को बोलते थे डाइवर्टर रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज देते थे। इस डाइवर्टर रेजिस्टेंस को कम ज़्यादा करके हम इसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हो आपको बताया था, एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फाई करके। जैसे मान लो
ये रेजिस्टेंस हमने कम कर दिया, ये रेजिस्टेंस हमने कम कर दिया। तो अब यहाँ से आने वाली जो करंट है, अगर रेजिस्टेंस कम होगा ज़्यादा करंट इधर जाएगी, इधर कम करंट जाएगी, ज़्यादा करंट इधर जाएगी, इधर कम करंट जाएगी। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस कम कर दिया, डाइवर्टर रेजिस्टेंस। अभी करंट ऐसे ऐसे जा रही थी, ये रास्ता नहीं था तो अकेले ऐसे ऐसे जा रही थी। अब एक रेजिस्टेंस लगा दिया और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू काफी कम कर दी। अब जो करंट आ रही थी ऐसे, अब काफी कम करंट इसमें जाएगी, ज्यादा करंट इसमें जाएगी, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कम है। तो अगर ज्यादा करंट इसमें जाएगी, इसमें करंट कम जाएगी। अगर कम करंट इसमें जाएगी तो फील्ड वाइंडिंग में करंट कम जाएगी तो फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स कम होगा, और फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स कम होगा तो स्पीड ज्यादा होगी, स्पीड बढ़ जाएगी। तो फील्ड वाइंडिंग में जाने वाली करंट को कम ज्यादा करोगे तो फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स कम ज्यादा होगा, स्पीड कम ज्यादा हो सकती है। वाट लियोनार्ड मेथड महंगा होता है, कॉस्टली होता है, मगर बहुत एक्यूरेट सेंसिटिव होता है। ये कहानी थी स्पीड कंट्रोल की। इसकी कहानी थी ये स्पीड कंट्रोल की। स्पीड कंट्रोल के बाद आपका क्या बचा? आइए बात करते हैं आर्मेचर रिएक्शन की। आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है? इफेक्ट ऑफ आर्मेचर फ्लक्स ऑन फील्ड फ्लक्स। आर्मेचर फ्लक्स का फील्ड फ्लक्स के ऊपर जो प्रभाव होता है उसको बोलते हैं आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर फ्लक्स का फील्ड फ्लक्स के ऊपर प्रभाव जो होता है उसको बोलते हैं आर्मेचर रिएक्शन, और इसकी वजह से फ्लक्स थोड़ा सा क्या होता है? घट जाता है। आर्मेचर रिएक्शन की वजह से फ्लक्स थोड़ा सा घट जाता है। प्रश्न आता है कि एक होता है GNA जियोमेट्रिक न्यूट्रल एक्सिस और एक होता है MNA मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, दोनों में क्या अंतर है? तो जो जियोमेट्रिक न्यूट्रल एक्सिस है, ये न्यूट्रल एक्सिस तब रहता है जब आपके मशीन के ऊपर कोई लोड नहीं होता है। जब मशीन नो लोड पे होती है उस वक्त जो न्यूट्रल एक्सिस होता है उसको बोलते हैं जियोमेट्रिक न्यूट्रल एक्सिस। जियोमेट्रिक न्यूट्रल एक्सिस वो न्यूट्रल एक्सिस होता है जो तब मिलता है जब मशीन के ऊपर कोई लोड नहीं होता है, और मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस वो न्यूट्रल एक्सिस होता है, ये तब मिलता है जब मशीन के ऊपर लोड लगा होता है। यानी व्हेन मशीन इज लोडेड देन GNA and MNA आर इन डिफरेंट डायरेक्शन, एंड व्हेन मशीन इज अनलोडेड, मशीन इज एट नो लोड, तो GNA जिधर होगा उधर ही होगा MNA। दे आर इन सेम डायरेक्शन, दे कोइंसाइड विद ईच अदर, कब? नो लोड की कंडीशन में। अगर लोड लगता है तो ये और ये दिशा में अलग होंगे। प्रश्न आता है कि MNA किस दिशा में घूमता है? तो MNA का जो घूमने की दिशा होती है, अगर DC जनरेटर है तो जिधर आपका जनरेटर घूमता है उधर ही आपका न्यूट्रल एक्सिस घूमता है। न्यूट्रल एक्सिस यानी MNA के घूमने की दिशा वही होती है जिस दिशा में DC जनरेटर घूमता है। द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ MNA इज इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ DC जनरेटर, और MNA की दिशा जनरेटर में आपने देख ली। और अगर DC मोटर है तो अगर है तो जिधर आपकी मोटर घूमती है उसके उल्टी दिशा में घूमता है MNA घूमता है भाई, ये तो पता चल गया। GNA रुका है, MNA घूमता। किधर घूमता है? अगर जनरेटर है तो जिधर जनरेटर घूमेगी उधर घूमेगा MNA, और अगर मोटर है तो जिधर घूमेगा आपका मोटर उसके उल्टी दिशा में। यानी इन केस ऑफ मोटर द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ MNA इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ मोटर, and in case of generator the direction of rotation of MNA is same in the direction of rotation of generator। यानी जिधर जनरेटर घूमा उधर ही MNA घूमा, और जिधर मोटर घूमा उसके उल्टा MNA घूमा। बात समझ में आई? बात आई समझ में या नहीं? MNA और GNA और MNA में क्या अंतर है? ठीक है, ये तो कहानी थी GNA MNA की, किधर घूमता है ये आपने देख लिया। अब आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के तरीके क्या होते हैं? तो इसको कम करने के लिए दो तरीका है मेन। एक तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग बाय यूजिंग मेन, और दूसरा बाय यूजिंग इंटरपोलर वाइंडिंग। एक तो इंटरपोलर वाइंडिंग या इसे ही बोलते हैं कम्यूटेटिंग वाइंडिंग या कम्यूटेटिंग
पोल्स या इंटरपोल्स या कंपोल की मदद से या कम्यूटेटिंग पोल या कम्यूटेटिंग वाइंडिंग की मदद से, इंटरपोलर की मदद से, इंटरपोलर वाइंडिंग की मदद से। ये क्या करता है, इसके दो काम हैं, इसके दो काम है। पहला, एक तो आर्मेचर रिएक्शन को कम करना अलोंग क्यू एक्सिस की दिशा में आर्मेचर रिएक्शन को कम करना या आर्मेचर रिएक्शन को खत्म करना। दूसरा, कम्यूटेशन को बेहतर करना, टू मेक द कम्यूटेशन स्पार्कलेस या टू मेक द कम्यूटेशन स्मूथ, चिंगारी विहीन कम्यूटेशन हो। या आप दूसरे शब्दों में बोल सकते हो टू मिनिमाइज द रिएक्टेंस वोल्टेज। आप दूसरे शब्दों में बोल सकते हो टू मिनिमाइज द रिएक्टेंस वोल्टेज। याद करो वो दिन जब बताया था इंटरपोलर वाइंडिंग का क्या काम होता है। इंटरपोलर वाइंडिंग का काम होता है रिएक्टेंस वोल्टेज को कम करना, ER। अरे ER वो वोल्टेज होता है जो कम्यूटेशन से आता है, जब कॉइल क्यू एक्सिस को क्रॉस करती है। ITI वाले थोड़ा सा कलेजे पे हाथ रख के गहरी सांस लें, उन्होंने नहीं पढ़ा है, उतना डिटेल में नहीं है, बस नाम जानिए। इंटरपोलर वाइंडिंग के दो काम, एक तो रिएक्टेंस वोल्टेज को कम करना या कम्यूटेशन को बेहतर करना, कम्यूटेशन को स्मूथ करना, स्पार्कलेस करना, और दूसरा आर्मेचर रिएक्शन को कम करना, किधर, क्यू एक्सिस की दिशा में। ये दो काम, या केवल बोल दो टू मिनिमाइज द आर्मेचर रिएक्शन, ठीक है। और कंपनसेटिंग वाइंडिंग का क्या काम है, इसका काम भी काम है आर्मेचर रिएक्शन को क्या करना, मिनिमाइज करना। ये किधर आर्मेचर रिएक्शन को मिनिमाइज करती है, अलोंग डी एक्सिस की दिशा में, या आप बोल दो पोलर एक्सिस की दिशा में। तो जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग है ये आर्मेचर रिएक्शन मिनिमाइज करती है डी एक्सिस या पोलर एक्सिस की दिशा में, और ये जो आपकी इंटरपोलर वाइंडिंग है ये मिनिमाइज करती है आर्मेचर रिएक्शन अलोंग क्यू एक्सिस, यानी क्यू एक्सिस की दिशा में या इंटरपोलर रीजन की दिशा में। तो आर्मेचर रिएक्शन को मिनिमाइज करने के लिए इसको यूज करते हैं। जो आपके एग्जाम का इंपॉर्टेंट सवाल है वो ये है कि जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग होती है और जो इंटरपोलर वाइंडिंग होती है और जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है, तीनों एक दूसरे के सीरीज में होती हैं। फिर से सुनो, जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग होती है, जो इंटरपोलर वाइंडिंग होती है और जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है, ये तीनों एक दूसरे के साथ सीरीज में लगी होती हैं। इसीलिए तीनों में बहने वाली करंट बराबर होती है, और तीनों में जो करंट बहती है वो कितनी होती है, IA। यानी तीनों वाइंडिंग में जो फ्लक्स होता है वो आर्मेचर करंट IA के समानुपाती होता है। The compensating winding is connected in series with the armature winding. The interpolar winding या the commutating winding या interpolar winding is connected in series with the armature winding. चाहे ये हो, ये दोनों कनेक्टेड होती हैं सीरीज में, किसके, आर्मेचर वाइंडिंग के। तभी जो करंट इसमें आई है वही इसमें आई है, वही आर्मेचर वाइंडिंग में आई है। तो क्वेश्चन आता है जो MMF आता है, जो फ्लक्स आता है इंटरपोलर वाइंडिंग का, वो किस धारा के समानुपाती होता है, वो समानुपाती होता है IA के। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IA। रुस्तम कुमार का कहना है सर बाय यूजिंग लैमिनेटेड पोल्स भी तो करते हैं। बिल्कुल लैमिनेटेड पोल्स भी करते हैं, मगर वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने उसकी चर्चा नहीं की। ये इंपॉर्टेंट्स हैं। शत्रु पराजय भी हमारे साथ हैं। आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा है? ये जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग होती है ना, ये आइडेंटिकल होती है, सिमिलर होती है किसके, आर्मेचर वाइंडिंग के। बस अंतर ये होता है जो करंट की दिशा होती है वो थोड़ी सी अपोजिट होती है, मीन्स अलग डायरेक्शन में करंट को दिया जाता है। आपने जब पढ़ा होगा तो याद होगा कि कंपनसेटिंग वाइंडिंग इज सिमिलर टू आर्मेचर वाइंडिंग, it is identical to armature winding. The only difference is it is excited in opposite direction, so that the flux produced due to compensating winding is in opposite direction to the flux produced in armature winding. बात आई समझ में? टेस्टिंग ऑफ DC मशीन। टेस्टिंग ऑफ DC मशीन, DC मशीन में कुछ टेस्ट होते हैं। जैसे एक होता है आपके पास DC मशीन में, अगर हम टेस्टिंग की बात करें तो एक होता है इसके पास कौन सा टेस्ट,
रीजेनरेटिव टेस्ट और हॉपकिंसन टेस्ट और बैक टू बैक टेस्ट। एक होता है हमारे पास रीजनरेटिव टेस्ट, जिसको आप बैक टू बैक टेस्ट भी बोलते हो या जिसको आप रीजनरेटिव टेस्ट भी बोल सकते हो। हमारे पास मेनली 2-3 टाइप के टेस्ट होते हैं डीसी मशीन में। एक तो आपका रीजनरेटिव वाला टेस्ट हो गया, दूसरा स्विनबर्न हो गया और एक फील्ड टेस्ट हो गया। तो अगर हम बात करें रीजनरेटिव टेस्ट की और स्विनबर्न टेस्ट की, एक रीजनरेटिव हो गया और दूसरा हमने यहां लिख दिया स्विनबर्न टेस्ट। और तीसरा लिख दिया फील्ड टेस्ट। ये टेस्ट लिख दिया हमने। पहला सवाल आता है कि कौन सा टेस्ट किस मोटर के लिए या कैसे यूज करते हैं। देखिए, स्विनबर्न टेस्ट जो होता है एक नो लोड टेस्ट है। नो लोड टेस्ट है। कैसा टेस्ट है? नो लोड। नो लोड का मतलब जब आपका डीसी मोटर या डीसी मशीन नो लोड पे होती है तब ये टेस्ट किया जाता है। स्विनबर्न टेस्ट जो होता है ये नो लोड टेस्ट है। नो लोड टेस्ट का मतलब जब आपकी डीसी मशीन या डीसी मोटर नो लोड पे होती है तब ये टेस्ट किया जाता है। क्या मकसद होता है स्विनबर्न टेस्ट का? इफिशियंसी वगैरह पता करना। हम इफिशियंसी वगैरह पता करने के लिए हम स्विनबर्न टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। नो लोड टेस्ट है। अब ये यूज करते हैं हम किसके लिए? शंट एंड कंपाउंड डीसी मशीन के लिए। शंट और कंपाउंड डीसी मशीन के लिए हम नॉर्मली यूज करते हैं। सवाल ये आता है कि शंट और कंपाउंड डीसी मशीन के लिए स्विनबर्न टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, ये नो लोड टेस्ट होता है, मगर सीरीज डीसी मशीन के लिए, सीरीज मोटर के लिए हम इसको यूज नहीं करते हैं। सवाल आता है क्यों? सीरीज मोटर के लिए हम इसलिए नहीं यूज करते हैं क्योंकि सीरीज मोटर में, डीसी सीरीज मोटर में आपने पढ़ा है कि नो लोड स्पीड बहुत ज्यादा होती है, डेंजरसली हाई। अरे नो लोड स्पीड डेंजरसली हाई होती है, तो अगर नो लोड पे करोगे ना तो इतनी तेजी के साथ घूमेगी डीसी सीरीज मोटर कि टेस्ट करने वाले का थोबड़ा बिगाड़ के रख देगी डीसी सीरीज मोटर। ये नो लोड टेस्ट है, स्विनबर्न टेस्ट नो लोड पे करते हैं। तो स्पेस पे कर लो, शंट और कंपाउंड डीसी मोटर या कंपाउंड डीसी मशीन पे, क्योंकि नो लोड स्पीड बहुत ज्यादा नहीं होती। सीरीज में करने जाओगे ना नो लोड स्पीड बहुत ज्यादा होती है मोटर की, इसलिए सीरीज में नहीं करते हैं। तो स्विनबर्न टेस्ट सीरीज में नहीं, कहां करते हैं? शंट और कंपाउंड में। इट इज अ टाइप ऑफ नो लोड टेस्ट। फिर आया आपका रीजनरेटिव टेस्ट या हॉपकिंसन टेस्ट या बैक टू बैक टेस्ट। ये एक फुल लोड टेस्ट होता है। इट इज फुल लोड टेस्ट। ये फुल लोड टेस्ट है। आप इसको किसी भी, मतलब इससे भी एफिशिएंसी वगैरह हम निकालते हैं, और ये आप किसी के लिए भी यूज कर सकते हो, सीरीज के लिए, शंट के लिए, कंपाउंड के लिए, किसी के लिए, बट इट इज ए फुल लोड टेस्ट। इसको हम फुल लोड पे करते हैं। आता है इसमें से कौन सा फुल लोड टेस्ट है, तो आप फुल लोड टेस्ट में नाम किसका लोगे? रीजनरेटिव टेस्ट या हॉपकिंसन टेस्ट या बैक टू बैक टेस्ट का? हॉपकिंसन टेस्ट या बैक टू बैक टेस्ट का, ठीक है। और इसको हम यूज करते हैं लार्ज साइज डीसी मशीन के लिए। लार्ज साइज डीसी मशीन के लिए यूज करते हैं। और एक फील्ड टेस्ट होता है, ये होता है फॉर डीसी सीरीज मोटर। फील्ड टेस्ट जो होता है, जैसे स्विनबर्न टेस्ट है, नो लोड टेस्ट अगर हमें करना है तो शंट और कंपाउंड का तो कर लेंगे इससे, मगर सीरीज का नहीं कर पाएंगे। तो सीरीज के लिए फिर हम आ गए फील्ड टेस्ट पे। फील्ड टेस्ट डीसी सीरीज मोटर पे करते हैं। फील्ड टेस्ट किसके लिए होता है? क्वेश्चन आता है फील्ड टेस्ट इज सुटेबल फॉर विच मोटर? सीरीज मोटर। स्विनबर्न टेस्ट सुटेबल फॉर शंट एंड कंपाउंड। रीजनरेटिव टेस्ट इज सुटेबल फॉर, इट इज सुटेबल फॉर बोथ। इट इज बोथ मींस शंट, कंपाउंड, सीरीज सबके लिए, बट फुल लोड है। फुल लोड पे कोई भी मोटर हो काम कर सकते हैं। लार्ज साइज के लिए यूज करते हैं। लार्ज साइज डीसी मशीन है तो आप यूज कर सकते हो। तो कौन सा नो लोड है, कौन सा फुल लोड है, किसको कहां यूज करते हैं आपने देख लिया। मेरे पास कमेंट आ रहा है किसका? रुस्तम का। सर इंटरपोल कम्यूटेशन के लिए यूज करते हैं ना। इंटरपोल ही तो था इंटरपोलर वाइंडिंग। इंटरपोल ही तो था इंटरपोलर वाइंडिंग, बताया तो। उसका एक काम होता है आर्मेचर रिएक्शन को खत्म करना, कम करना। दूसरा स्पार्कलेस कम्यूटेशन, यानी कम्यूटेशन को बेहतर करने के लिए।
तो कम्यूटेशन के लिए यूज करते हैं इंटरपोज को। हाँ जी, फिर सवाल आता है क्या, फिर सवाल आता है आपका कि कौन सा कांस्टेंट लॉस है और कौन सा वेरिएबल लॉस है। विच आर द फॉलोइंग लॉस इज कांस्टेंट लॉस, विच आर द फॉलोइंग इज लॉस इज वेरिएबल लॉस। देखो इधर कांस्टेंट लॉस कौन सा है और वेरिएबल लॉस कौन सा है। कौन सा है सर? डीसी मशीन में शंट फील्ड वाइंडिंग में होने वाला लॉस। अच्छा सर, और दूसरा कोर लॉस, आर्मेचर कोर लॉस। तीसरा सर, तीसरा कौन सा है चिंटू? अरे मैकेनिकल लॉस। ये क्या होता है सर? अरे मैकेनिकल लॉस का मतलब फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस। ये तीनों लॉस, कोर लॉस का मतलब कांस्टेंट लॉस जो कोर लॉस आपका था, या आयरन लॉस, आर्मेचर की कोर में होने वाला जो लॉस है, तो कोर लॉस, सन फील्ड वाइंडिंग का लॉस या मैकेनिकल लॉस, ये कांस्टेंट लॉस है। और जो वेरिएबल लॉस होता है डीसी मशीन में, किसी प्रकार की मशीन हो, सीरीज फील्ड वाइंडिंग में होने वाला लॉस, सीरीज फील्ड वाइंडिंग लॉस। दूसरा आर्मेचर कॉपर लॉस, आर्मेचर कॉपर लॉस मीन्स IA स्क्वायर RA लॉस। और तीसरा है ब्रश कांटेक्ट ड्रॉप, ब्रश पे जो कांटेक्ट, ब्रश के कांटेक्ट पे जो ड्रॉप होता है, ये कांस्टेंट लॉस। ये तीनों मिलके कांस्टेंट लॉस, ये तीनों मिलके वेरिएबल लॉस बनते हैं। क्वेश्चन आता है मैक्सिमम एफिशिएंसी की क्या कंडीशन है डीसी मशीन में। मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन ये है डीसी मशीन में कि कांस्टेंट लॉस बराबर होना चाहिए वेरिएबल लॉस के। सर ये तो ट्रांसफार्मर जैसा है। हाँ जी, कांस्टेंट लॉस बराबर वेरिएबल लॉस, मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन। कांस्टेंट लॉस क्या है सर? दिस प्लस दिस प्लस दिस। वेरिएबल लॉस क्या है? दिस प्लस दिस प्लस दिस। कांस्टेंट लॉस वो लॉस होता है जो आईए बदलने पे ना बदले, आर्मेचर करंट बदलने पे जो कांस्टेंट ना बदले वो कांस्टेंट लॉस, और आईए बदलने पर जो लॉस बदल जाए वो लॉस वेरिएबल लॉस। मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन आपको लिख दी गई, कांस्टेंट लॉस बराबर वेरिएबल लॉस। फिर सवाल आता है कि जो डीसी मशीन होती है, डीसी मोटर की बात करो, डीसी मोटर को जो आप सप्लाई देते हो वो सप्लाई तो होती है डीसी, मगर अंदर जाने के बाद वो एसी में कन्वर्ट हो जाती है। अगर डीसी मोटर की बात करें तो जो सप्लाई आप देते हो वो देते हो डीसी। देखो ये सप्लाई हमने दिया डीसी, डीसी मोटर को, मगर अंदर जाने के बाद वो एसी में बदल जाती है। और डीसी जनरेटर की अगर मैं बात करूं, डीसी जनरेटर की, तो जो इसके अंदर वोल्टेज पैदा होता है वो होता है एसी, मगर बाहर जो वोल्टेज मिलता है वो मिलता है डीसी। तो डीसी मोटर को दिया डीसी और अंदर पहुंच के हो गया एसी, या डीसी जनरेटर में जो वोल्टेज पैदा होता है वो होता है एसी, मगर जो बाहर मिलता होता है डीसी। तो ये काम कौन करता है? इस डीसी को एसी में बदलने वाला काम, यानी जो इन्वर्टर का काम है, कौन करता है? ये करता है कम्यूटेटर। यानी जो आपका कम्यूटेटर होता है ये कन्वर्ट करता है डीसी को एसी में, यानी आपका कम्यूटेटर इन्वर्टर की तरह बर्ताव करता है, किसमें? डीसी मोटर में। और यहां पे एसी को डीसी में बदलने का काम करता है आपका कम्यूटेटर, दिक् परिवर्तक। कम्यूटेटर इज कॉल्ड दिक् परिवर्तक। कम्यूटेटर जो होता है क्या करता है? एसी को डीसी में बदलता है, यानी रेक्टिफायर का काम करता है। रेक्टिफायर का काम करता है मींस बाई डायरेक्शनल करंट को यूनिडायरेक्शनल करंट में बदल देता है। बाई डायरेक्शनल करंट को किसमें बदल देता है? यूनिडायरेक्शनल करंट में। बाई डायरेक्शनल करंट को यूनिडायरेक्शनल करंट में बदल देता है। मान लीजिए कम्यूटेटर को हम रेक्टिफायर बोल सकते हैं, या मैकेनिकल रेक्टिफायर बोल सकते हैं, या रोटेटिंग रेक्टिफायर बोल सकते हैं। इट कन्वर्ट्स एसी इनटू डीसी इन केस ऑफ डीसी जनरेटर, यानी योर कम्यूटेटर वर्क्स एज ए रेक्टिफायर इन डीसी जनरेटर एंड द सेम कम्यूटेटर वर्क्स एज इन्वर्टर इन डीसी मोटर। दिक् परिवर्तक बोलते हैं कम्यूटेटर को। तो कहाँ एज ए इन्वर्टर और कहाँ एज ए रेक्टिफायर काम करता है, समझ में आ रहा होगा। हम एक चीज और बता दें, चोपर हम बोलते हैं डीसी टू डीसी कन्वर्टर को, चोपर, डीसी टू डीसी कन्वर्टर को चोपर बोलते हैं। एक डीसी वोल्टेज को दूसरे डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करने का काम।
रविंद्र वर्मा बोल रहे हैं सर कल ट्रांसफार्मर का रिवीजन करा दीजिए। रविंद्र बाबू ट्रांसफार्मर का रिवीजन हो चुका है, आप जाओ तो चैनल पे देखो तो ट्रांसफार्मर को, कंप्लीट ट्रांसफार्मर की एक वीडियो बनी हुई है। यही तो विडंबना है कि आप वीडियो देखते नहीं हो। और कुछ बचा है इसमें? डीसी मशीन में और कुछ बचा है तो याद दिलाइए। हरिकेश बोल रहे हैं स्लॉट पिच, वो अलग कहानी हो गई बिल्कुल वाइंडिंग वाली की, कॉन्सेंट्रेटेड डिस्ट्रीब्यूटेड शॉर्ट फुल पिच, दैट इज डिफरेंट। पढ़ाया था आपको डीसी मशीन में, मगर वो अलग पार्ट है, अभी डीसी मशीन में उसको नहीं शामिल करते हैं। और कुछ बचा है तो बताइए, अगर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं तो। सौम्या रंजन का कहना है सर एसी लगाइए। हाँ, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो लॉकडाउन का समय चल रहा है इसमें बहुत सारी तकलीफ़ें होती हैं, जैसे मार्कर में इंक नहीं मिल रही है इस वक्त, ऑनलाइन भी नहीं मिलती है और मार्केट में दुकानें बंद हैं। दूसरा, जिस कमरे में मैं आपको भी इस वक्त पढ़ा रहा हूँ इसमें कोई भी नहीं ऐसी चीज़ है जो मुझे हवा दे पाए, ना तो कोई पंखा लगा हुआ है ना तो कोई एसी लगा हुआ है। तो एसी एक तरफ रखा हुआ है, दूसरी तरफ लगवाना है, मगर लगवाने वाला इलेक्ट्रीशियन अभी लगाया नहीं है, इसलिए गर्मी और पसीना थोड़ा ज़्यादा चेहरे पे दिख रहा होगा। ब्रजेंद्र का कहना है सर आपका वजन बढ़ गया है। बिल्कुल ब्रजेंद्र, वजन बढ़ गया है, इसको कम करने की कोशिश कर रहा हूं मैं कल से। अरबाज खान क्या कह रहे हो आप? अच्छा हाँ, एक चीज़ रह गई, यस, एक चीज़ बहुत खास रह गई कि रेजिडुअल वोल्टेज के बारे में जो कॉन्सेप्ट था, वोल्टेज बिल्डअप का फेलियर। यस, वोल्टेज बिल्टअप phenomenon means process in DC generator at no load। मतलब समझ रहे हो क्या है? देखो, हमने कहा एक डीसी जनरेटर है, डीसी शंट जनरेटर, ये है, इसको हमने घुमाया मैकेनिकल इनपुट देके, हाँ जी घुमाया, थोड़ा सा फ्लक्स मान लीजिए इसके पास है, रेजिडुअल फ्लक्स, थोड़ा सा वो फ्लक्स पास हुआ, इसको हमने घुमाया तो इसमें वोल्टेज आ गया, मान लीजिए ये वोल्टेज आया तो इससे करंट आई, करंट कुछ इधर गई ISH, इधर तो करंट जाएगी नहीं क्योंकि लोड अभी नहीं लगा, नो लोड है, करंट इधर गई। अब करंट इधर गई तो इसमें फ्लक्स और आएगा, ये फ्लक्स ज़्यादा पास होगा, अब इससे ज़्यादा फ्लक्स पास होगा, इसको घुमाओगे तो और ज़्यादा वोल्टेज आएगा, और ज़्यादा वोल्टेज तो और ज़्यादा करंट, ये प्रोसेस चलता रहता है और ये जनरेटर रेटेड वोल्टेज पैदा करने लगता है। मेरा सवाल ये है कि डीसी शंट जनरेटर को हमने नो लोड की कंडीशन में रखा है, डीसी शंट जनरेटर को हमने नो लोड की कंडीशन में रखा है, और हम रेजिडुअल वोल्टेज डीसी शंट जनरेटर को हमने नो लोड की कंडीशन में रखा है, और हम चाहते हैं कि जनरेटर रेटेड वोल्टेज पैदा कर दे, हम चाहते हैं कि जनरेटर रेटेड वोल्टेज पैदा करे। और अगर जनरेटर रेटेड वोल्टेज नहीं पैदा कर पा रहा है तो क्या क्या संभावित कारण हो सकते हैं, व्हाट आर द पॉसिबल रीजंस, वो आपको बताना है कि रीजन ऑफ फेलियर ऑफ वोल्टेज बिल्टअप, वोल्टेज नहीं पैदा हो पाया तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो पहला कारण क्या है, अगर वोल्टेज बिल्डअप नहीं हुआ तो उसके क्या क्या कारण है फेल होने के। पहला, रेजिडुअल फ्लक्स ही नहीं है आपके पास, रेजिडुअल फ्लक्स क्या है, 0, याद करो। दूसरा, जो इसके घुमाने की दिशा है वो गलत दिशा में घुमा रहे हो, कि डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज रॉन्ग, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज रॉन्ग, घुमाने की दिशा गलत है। तीसरा, जो फील्ड वाइंडिंग है
उसका जो रेजिस्टेंस है, एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस जिसको क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस बोलते हैं, उससे ज्यादा है। तो जो फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है RF, ये ज्यादा है किससे? क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस से। तो अगर फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस से ज्यादा है तो भी जनरेटर रेटेड वोल्टेज नहीं पैदा करेगा। और अगर आप रेटेड वोल्टेज पैदा कराना चाहते हो तो फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कम होना चाहिए क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस से। सो इफ द रेजिस्टेंस ऑफ फील्ड वाइंडिंग इज लेस देन क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस, क्रांतिक प्रतिरोध, तो वोल्टेज बिल्टअप होगा। मगर इसका रेजिस्टेंस अगर ज्यादा हो गया तो वोल्टेज बिल्टअप नहीं होगा, क्योंकि करंट ही नहीं जा पाएगी फिर। और चौथा, द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज स्मॉल, जिस दिशा से, जिस स्पीड से घुमा रहे हो आप इसको, वो जिस स्पीड से घुमा रहे हो वो स्पीड काफी कम है। घुमाने की जो स्पीड है n, दैट इज लेस देन NC। NC क्या? क्रिटिकल स्पीड। अगर इसको घुमाने की स्पीड एक पर्टिकुलर स्पीड से कम है, उस पर्टिकुलर स्पीड को हमने नाम दिया NC, मींस क्रिटिकल स्पीड। अगर इसके घुमाने की स्पीड एक पर्टिकुलर स्पीड यानी NC, जिसको क्रिटिकल स्पीड बोलते हैं, उससे कम है तो भी जनरेटर रेटेड वोल्टेज पैदा नहीं करेगा। यानी इसके घुमाने की स्पीड क्रिटिकल स्पीड से ज्यादा होनी चाहिए, NC से ज्यादा होना चाहिए, तभी आपका जनरेटर रेटेड वोल्टेज पैदा करेगा। N लेस देन NC, तो अगर N लेस देन NC है, RF ग्रेटर देन RFC है, या डायरेक्शन उल्टी है, या रेजिडुअल फ्लक्स जीरो है, और फिक्स नेक्स्ट क्या है? फील्ड कनेक्शन इज रॉन्ग। फील्ड को आपने उल्टा जोड़ रखा है, फील्ड कनेक्शन इज रॉन्ग। बताया था फील्ड कनेक्शन में मतलब ये जोड़ना था ऐसे और जोड़ दिया ऐसे उल्टा, तो फील्ड कनेक्शन को उल्टा जोड़ दो। या इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसकी स्पीड घुमाने की कम है क्रिटिकल स्पीड से, रेजिडुअल फ्लक्स ही नहीं है, उससे चुंबकत्व ही नहीं है, तो वोल्टेज बिल्डअप नहीं कर पाएगा। रेटेड वोल्टेज जितना पैदा करना चाहिए आपके डीसी जनरेटर को, उतना पैदा नहीं कर पाएगा। और अगर आप पैदा कराना चाहते हो रेटेड वोल्टेज, तो फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस से कम होना चाहिए फिर, और इसके घुमाने की स्पीड फिर क्रिटिकल स्पीड से ज़्यादा होनी चाहिए, रेजिडुअल फ्लक्स होना चाहिए। और अगर मान लीजिए रेजिडुअल फ्लक्स नहीं है तो फिर कहानी आगे नहीं बढ़ेगी, वोल्टेज बिल्टअप नहीं होगा। तो क्या करेंगे? हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे। अगर रेजिडुअल फ्लक्स जीरो है तो क्या करेंगे? फील्ड फ्लैशिंग करते हैं। रेजिडुअल फ्लक्स जीरो है तो फील्ड फ्लैशिंग करते हैं। इसका मतलब क्या है? फील्ड वाइंडिंग में एक स्मॉल करंट पास कराते हैं, स्मॉल समय, स्मॉल ड्यूरेशन तक। ए स्मॉल करंट इज पास्ड फॉर ए स्मॉल ड्यूरेशन इन द फील्ड वाइंडिंग। थोड़े समय के लिए करंट पास करा के फिर हटा लो, बैटरी को, सप्लाई को हटा लो। आप करंट दे दी हो तो थोड़ा सा फ्लक्स आ गया फील्ड वाइंडिंग में, और वो फ्लक्स आपका रेजिडुअल फ्लक्स का काम कर जाएगा। अशोक बोल रहे हैं सर अगर फील्ड वाइंडिंग ओपन हो जाए तो क्या होगा डीसी शंट मोटर में? अगर फील्ड वाइंडिंग ओपन कर दोगे तो फिर भी वोल्टेज बिल्डअप नहीं होगा, वो भी एक पॉसिबल रीजन है। भाई फील्ड वाइंडिंग ओपन होगी तो कहां से कहां नहीं होगी। फील्ड फ्लैशिंग, रचित आर्या का कमेंट आ रहा है सर आइए सर खाना खा लीजिए। इतनी दूर से बुलाओगे रचित? रचित को देखो पता है कि कोई आने वाला है नहीं, सर आने वाले हैं नहीं, तो रचित कह रहे हैं सर आइए खाना खा लीजिए। तो डीसी मशीन के जो पॉइंट्स रिवाइज कराए गए, कुछ पल्ले पड़ा, बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस यहाँ से डायरेक्ट आ सकते हैं और आएंगे आपके एग्जाम में। ये तो मिनिमम इंफॉर्मेशन है जो आपको दी गई कि मिनिमम, ये मिनिमम है सर। तो मैक्सिमम क्या है? मैक्सिमम तो बहुत है, ये मिनिमम है, कितना तो आपको आना ही चाहिए। इसके बाद फिर आप और ऊंची बिल्डिंग बनाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो। इसी में अगर डब्बा गोल है फिर तो कहानी गड़बड़ है। रवि गुप्ता बोल रहे हैं क्या शानदार पढ़ाते हैं सर आप, एकदम एनर्जी से भरपूर, करेजा जीत लेते हैं सर आप। अशोक का कहना है सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में स्पीड हाई हो जाएगा। अरबाज खान सर कब से क्लास चल रहा है? हो गया 1-1.5 घंटा अरबाज। आलोक तिवारी क्या बना है खाने में?
कुलदीप यादव फ्लैश करने में सी करंट देते हैं, डीसी करंट देते हैं। हाँ सर याद है, याद रहेगा, रिवीजन भी हो गया। रविशंकर जी गुरुदेव। अरबाज खान का कहना है सर ऐप पे क्लास कब तक से स्टार्ट होगा? देखिए लॉकडाउन आप लोगों का तो 3 मई तक है ऑफिशियली, मगर क्लासेज मैं जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर रहा हूँ आप लोगों की इसी तरीके से, ठीक है, वेरी सून। नीलम कुमारी का कहना है सर सिंक्रोनस मोटर का रिवीजन करवा दीजिए। फुल पिच कॉयल, शॉर्ट पिच कॉयल तो आपको बताया था कि अगर कॉयल स्पैन जो है 180 डिग्री है तो फुल पिच कॉयल, 180 से कम है तो शॉर्ट पिच, 180 से ज़्यादा है तो ओवर पिच, फिर कॉर्डिंग एंगल क्या है, फिर पिच फैक्टर क्या है, वो सारी चीज़ें बताई थी आपको। हाँ ये बिल्कुल बेस है, जितना पढ़ाया गया ये मिनिमम है। आपको जब रेगुलर क्लास में पढ़ाया गया होगा तो और डिटेल में थोड़ा समझा के चीज़ों को बताया गया होगा कि फील्ड वाइंडिंग ओपन हो जाए तो क्या होगा, अब हम डीसी के बजाय एसी करंट दे दें तो क्या होगा, कुछ ऐसी चीज़ें भी कराई गई हैं। रवि गुप्ता का कहना है सर प्रैक्टिस बैच अनाउंस कर दीजिए कुछ दिनों में। बिल्कुल 2-3 दिन में मैं उसकी इन्फॉर्मेशन देता हूँ रवि, 2-3 दिन में मैं प्रैक्टिस बैच की इन्फॉर्मेशन देता हूँ आप लोगों को। बस 2-3 दिन रुक जाइए, लेट मी टॉक टू द करियर वंस, ठीक है, ताकि आप छुट्टियों में कुछ पढ़ लीजिए। आलोक तिवारी बोल रहे हैं सर 3 मई के बाद स्टार्ट करिए। नहीं 3 मई तक लंबा वेट नहीं करेंगे, 2-3 दिन में सारी चीज़ें स्टार्ट कर देंगे। बस ये आप मान के चलो कि दिल्ली के कई इलाके ऐसे हैं जो पूरे तरीके से सील हो चुके हैं, मैं जहाँ रहता हूँ वो इलाका सील ना हो, सील इन द सेंस फिर आप घर से नहीं निकल पाओगे एक तरीके से। अभी तो घर से निकलना फिर भी पॉसिबल है, जो इलाके सील हो जाएंगे वहाँ पे और ज़्यादा मुश्किल होगा घर से निकलना। सुरेंद्र का कहना है सर इलेक्ट्रॉनिक्स कब कराएंगे? होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी नंबर आएगा, वो दिन वो रात वो सुबह हो शाम कभी तो आएगी, वो दिन वो रात वो सुबह हो शाम कभी तो आएगी, जब, आगे की लाइन आप बनाइए कि वो दिन वो रात वो सुबह वो शाम कभी तो आएगी, जब तुम्हारी मेहनत सफलता के फूलों में बदल जाएगी। वो दिन वो रात वो सुबह वो शाम कभी तो आएगी, जब वो बालों को लहराएगी, हल्का सा मुस्कुराएगी और तुम्हारे पास आ जाएगी। वो दिन वो रात वो सुबह वो शाम कभी तो आएगी, जब, जब, आगे की लाइन आप बनाइए। सिप्रा मंडल का कहना है सर आप क्या बोलते हैं रास्ते में पुलिस वालों को आने के टाइम? शशि कुमार गौतम थैंक यू सो मच। अरबाज खान का कहना है सर आपको ऐप में मिस कर रहे हैं। अरबाज खान जल्दी ही मुलाकात हो रही है आपसे हमारी ऐप में, डोंट वरी अबाउट दैट, बहुत जल्दी, 2-3 दिनों में। तो जितना आपको बताया गया ये सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए और शॉर्ट नोट्स आप साथ साथ बनाते रहो, ठीक है। बाकी मैं एक दिन वीडियो लेके आ रहा हूँ कि शॉर्ट नोट्स कैसे प्रिपेयर करो आप, और एक शॉर्ट नोट्स में बना के दिखाऊंगा किसी एक टॉपिक का, किसी एक टॉपिक पे, मान लीजिए इंडक्शन मोटर मान लीजिए या ट्रांसफार्मर मान लीजिए, शॉर्ट नोट्स बना के मैं दिखाऊंगा आपको कि कैसे शॉर्ट नोट्स बनाया जा सकता है, कि पुट एवरी इंफॉर्मेशन विच इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वो सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। शॉर्ट नोट्स छोटा से छोटा होना चाहिए, घास भूसा नहीं लिखना है उसमें, ताकि आप उसी हिसाब से बाकी सब्जेक्ट्स के शॉर्ट नोट्स भी बना पाइए।
अशोक का कहना है सर आपका ऐप किस नाम से है? करियर विल नाम से है। जो लोग नहीं जानते हैं मैं बता दूं, करियर विल ऐप है। आप प्ले स्टोर में जाओगे, वहाँ पे एक करियर विल ऐप मिलेगा, आप उसको डाउनलोड करोगे तो वहाँ पे चीज़ें मिलेंगी। वहाँ पे भी 2 कोर्सेज चल रहे हैं, एक ITI इलेक्ट्रीशियन का बैच चल रहा है और एक JEE का बैच चल रहा है। JEE के बैच का नाम रखा गया है ऑल JEE बैच। दिस इज़ फॉर ऑल JEE एग्ज़ाम ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। JEE का इलेक्ट्रीशियन के लिए है। ये दोनों बैचेज चल रहे हैं। अगर एडमिशन लेना चाहते हो आप या रेगुलर पढ़ना चाह रहे हो आप, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। बाकी कुछ चीज़ें यूट्यूब पे जब तक लॉकडाउन नहीं हट रहा है पढ़ाता रहूँगा मैं आपको। अनिल कुमार विश्वकर्मा का कहना है सर ITI का प्रैक्टिस बैच कब आ रहा है? ITI का भी प्रैक्टिस बैच आएगा अनिल, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी आएगा वो भी। ITI के लिए और एक JEE के लिए, एक प्रैक्टिस बैच ITI के लिए, एक प्रैक्टिस बैच JEE के लिए। बाकी थियरी वाला बैच चल ही रहा है। थियरी अगर किसी को पढ़नी है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। नीलम का कहना है सर कभी कभी मैं बहुत टेंशन में आ जाती हूँ, सर आप अपना आशीर्वाद दीजिए कि खुश रहूँ और टेंशन ना लूँ। ठीक है, मैं कल या परसों में एक वीडियो लेकर के आता हूँ अच्छी सी, 2-3 वीडियो। मुझे लगता है आप लोगों को पढ़ाने से ज़्यादा और भी कई सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, बट कई बार वो वीडियोज़ लाना थोड़ा सा डिले हो जाता है। आपको पढ़ाया जाए वो तो आपकी ज़रूरत है ही, पढ़ाने के अलावा बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है एक बच्चे के लिए या एक बच्चे को। और इस मेक या ब्रेक की सिचुएशन में वो वीडियोस मैं लेके आता हूँ 1-2 दिन में, ठीक है, ताकि आप डीमोटिवेट ना हो जाइए। पंकज यादव का कहना है सर सिर्फ एक बैच, सर एक बैच लाइए जिसमें सिर्फ प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करवाइए, प्रैक्टिस सेट 50 सेट्स प्रीवियस ईयर। विजय कुमार का कहना है सर आपकी स्माइल मोटिवेट करती है। हरिकेश का कहना है सर आपसे बात कर लेने के बाद दिमाग शांत हो जाता है। बिल्कुल दिमाग को शांत ही रखो हरिकेश, दिमाग को ज़्यादा दौड़ाने से, परेशान या फ्रस्ट्रेट होने से कुछ नहीं होने वाला है। महावीर बोल रहे हैं सर UPPCL JEE कब आएगा? आना तो चाहिए, देखिए अब कब आएगा, हर चीज़ थोड़ा सा डिले हो गई लॉकडाउन की वजह से, महीने 2 महीने। अनिल यादव बोल रहे हैं बैटरी कब ख़त्म करेंगे? बैटरी ख़त्म करेंगे, बैटरी पढ़ाते पढ़ाते मैं भी थोड़ा थक गया था, एनोड कैथोड, इसलिए थोड़ा सा ब्रेक ले लिया। अनिल बोल रहे हैं सर ITI इलेक्ट्रीशियन के लिए बैच का एडवर्टाइजिंग कर दिए। रवि गुप्ता का कहना है सर मेरी शायरी ऊपर को निकल गई, फिर से टाइप करने में दिक्कत होगी। मैं देखता हूँ क्या है आपकी शायरी। अच्छा, ये तो पिछले क्लास वाली शायरी है, रवि गुप्ता ने लिख करके भेजा है कमेंट में। रवि गुप्ता ने कमेंट सेक्शन में लिख करके भेजा है क्या, कि मोड़ होता है जवानी का संभलने के लिए, फिर सभी लोग यहीं पर फिसलते क्यों हैं? मोड़ होता है जवानी का संभलने के लिए, फिर सभी लोग यहीं पर फिसलते क्यों हैं? अगर बीच रास्ते से लौटना है तो फिर लोग मंजिल की ओर निकलते क्यों हैं? बहुत सही कहा आपने रवि, बहुत सही लाइंस लिखी हैं रवि ने। अनिल यादव का कहना है सर मैं बोल दूं शायरी आज? बिल्कुल स्वागत है।
मैं इंफॉर्मेशन दे दूं, जो ITI के बच्चे हैं, ITI इलेक्ट्रीशियन के मेजरमेंट का जो पार्ट आपका चल रहा था वहाँ तक की वीडियो आप देख लिया होगा आपने। मैं जल्दी से 1-2 दिन के अंदर उसके आगे स्टार्ट करने वाला हूँ। मेजरमेंट जहाँ तक चला था उसके आगे की कहानी मैं 1-2 दिन में स्टार्ट करने वाला हूँ ITI इलेक्ट्रीशियन में। और ऑल JEE बैच के जो बच्चे हैं उनकी क्लास 1-2 दिन में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की स्टार्ट होने वाली है। 2-3 दिन के अंदर मैं स्टार्ट कर दूंगा। और प्रैक्टिस बैच की जहाँ तक बात है तो एक JEE के लिए और एक ITI इलेक्ट्रीशियन के लिए वो भी मैं प्लान करता हूँ। तब तक जो थ्योरी की कहानी है वो पढ़िए, ठीक है। बाकी अगर कोई नया है जो यूट्यूब पे पहली बार जुड़ा है, दूसरी बार जुड़ा है, तो रेगुलर क्लासेज जो चलती हैं वो करियरविल ऐप पे चलती हैं। दिस वन ITI और JEE की, यू कैन गो देयर एंड यू कैन सी 7-8 डेमो वीडियोज आर अवेलेबल देयर। तो आज की कहानी इतनी ही, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन एंजॉय, बाय बाय, गुड नाइट एंड जय हिंद।